जायन ने मुंह पेलिंग को घूरते हुए धीरे धीरे कहा, जैसे ही एक महिला कॉपुलेशन एसेंस आर्ट्स की खेती करती है, उन्हें अंत तक अपने महत्वपूर्ण वाइटल यिन को बनाए रखना होगा, अन्यथा उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। परिणामस्वरूप मैं तुमसे तब तक वैवाहिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करवाऊंगा जब तक तुम देर से कोर फॉर्मेशन लेट को फॉर्मेशन चरण तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमारे वर्तमान रिश्ते को इस तरह बनाए रखते हुए। लेकिन अगर तुम वास्तव में मुझे देर से नेसेंट सोल चरण तक पहुंचने में सहायता करने में सक्षम हो, तो मैं यहाँ वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हें नेसेंट सोल बनाने में सहायता करूंगा। एक देर से नेसेंट सोल चरण के खेतीकार के साथ नेसेंट सोल बनाना एक असंभव मामला नहीं है। जायन के शब्द दिखावा नहीं थे। अगर वह वास्तव में देर से नेसेंट सोल चरण तक पहुंच गया, तो वह और अधिक ग्रेड 8 डेमन एकोग्रास ग्रेड 8 डेमन एकोग्रास एकत्र कर सकता था और 9 करल स्पिरिट जिनसेंग के साथ शोधित कर सकता था। वह आत्मा दवा बना सकता था जो नेसेंट सोल बनाने में सहायता करेगी। एक बार जब वह उस चरण तक पहुंच गया, तो उसे एक ग्रेड 8 राक्षस जानवर से डरने की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। मुपेलिंग ने अपना सिर नीचा कर लिया और विचार में डूब गई। इससे पहले कि उसने सिर उठाया और जायन से पूछा, मालिक, क्या कॉपुलेशन एसेंस आर्ट्स की खेती की गति विशेष रूप से धीमी है या इसके कोई नकारात्मक परिणाम हैं? दोनों नहीं, जायन ने तुरंत जवाब दिया। ये तकनीक शीर्ष ग्रेड की खेती कला की शक्ति से मेल नहीं खाती, लेकिन ये साधारण से तेज है। जहां तक परिणामों का सवाल है, तुम्हें लड़ाई करना मुश्किल लग सकता है। उस महिला ने जायन को घूरा और शांत भाव से कहा, चूंकि ऐसा है, तो चलो मालिक की योजनाओं का पालन करते हैं। मैं अपनी अभियोग्यता को स्पष्ट रूप से जानती हूँ। मालिक की सहायता के बिना मुझे कोर बनाने में सफल होना अविश्वसनीय रूप से कठिन लगेगा। जहां तक नेसेंट सोल चरण का सवाल है, वह तो और भी अधिक असंभव है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम सहमत हो गई। चूंकि हमने कुछ समय साथ बिताया है, तुम्हें पता होगा कि मैं ज्यादातर कैसा हूं। हालांकि तुम केवल मेरी उपपत्नी हो, मैं तुम पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा। कोर फॉर्मेशन के लिए अपने मन को ठीक से तैयार करो। जब समय आएगा, मैं तुम्हें आत्मा दवा दे दूंगा। जायन ने ऐसा अपरिवर्तित भाव के साथ कहा मानो उसने इस परिणाम की भविष्यवाणी की थी। एक प्रणाम के साथ उसने एक दृढ़ आवाज में कहा, मालिक की दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1000 गुना दया वापस करने के सिद्धांत को समझती हूँ। मैं इसे अपने जीवन से चुकाऊंगी। ये स्पष्ट था कि मुपेलिंग ने ईमानदारी से व्यक्तिगत लाभ की किसी भी चिंता के बिना खुद को जायन से जोड़ने का फैसला किया था। आखिरकार जायन के पास स्वर्गीय दक्षिण के 3 महान खेतीकारों के स्तर की शक्ति थी और वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसे विश्वास था कि ऐसा अच्छा अवसर दोबारा नहीं आएगा। ये भी उल्लेखनीय था कि उसने पहले ही समझ लिया था कि जायन ने पहले ही उसके साथ बहुत अधिक उदारता दिखाई थी। जायन द्वारा पहले प्रदान की गई दवा की गोलियों के बिना वह कोर फॉर्मेशन के कगार पर नहीं होती, बल्कि वह मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में ही लटकी रहती। इसलिए वह बिना अधिक हिचकिचाहट के जायन की शर्तों से सहमत हो गई। जायन के स्पष्ट शब्दों ने उनके रिश्ते को और भी करीब ला दिया और अब उसके चेहरे पर जब वह उससे बात करता तो अंतरंगता की एक मंद भावना प्रकट होने लगी। बाद में जायन ने कोर फॉर्मेशन से संबंधित महिला के सवालों का खुलकर जवाब दिया। मुपेलिंग जानती थी कि यह एक दुर्लभ अवसर था और उसने जायन के मार्गदर्शन को लगन से याद किया। लगभग आधे दिन बाद मुपेलिंग ने विदा ली, यह महसूस करते हुए कि उसने इस यात्रा से बहुत कुछ प्राप्त किया। जायन के संकेतों ने विशेष रूप से खेती के कुछ क्षेत्रों को नोट किया था जिनमें वह कमी महसूस कर रही थी और उसे उनकी भरपाई करने की आवश्यकता थी। जायन ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा और चेतावनी के कुछ शब्दों के साथ उसे विदा किया। सिल्वर मून ने फिर उसे बाहर तक छोड़ा। जब तक सिल्वर मून मुख्य हॉल में वापस आए, जायन अपनी कुर्सी पर बैठा था और एक जेड स्लिप पढ़ रहा था जिसमें 7 फ्लेम फैन की शोधन विधि थी। सिल्वर मून जायन के पास गई और उसने पूछा, मालिक, क्या आप वास्तव में उस महिला को देर से कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने में सहायता करना चाहते हैं? जायन ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को जेड स्लिप से हटाया और उसने अपना त्वरा उठाकर पूछा, क्या इसमें कुछ गलत है? सिल्वर मून की नजर चमकी और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, जरूर नहीं। मैं बस चौंक गई थी कि मालिक लंबे और कठिन रास्ते को अपनाने के बजाय किसी अन्य कोर फॉर्मेशन महिला खेतीकार को उपपत्नी के रूप में लेने का विकल्प क्यों नहीं चुनते। आप इस महिला के साथ इतने विचार के साथ क्यों व्यवहार कर रहे हैं? ये कुछ नहीं है। मैंने उसे कई वर्षों से जाना है और मुझे उसका चरित्र स्वीकार्य और पोषण योग्य लगता है। मैंने इस महिला को केवल इसलिए उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया कि वह मेरी भविष्य की बाधा को तोड़ने में मेरी मदद करे। मैं उसे एक सक्षम अधीनस्थ के रूप में तैयार करना चाहता हूँ। जब मैं बाद में अलगाव में खेती करूंगा, तो मुझे अपने मामलों का संचालन करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। चूंकि मैं एक ड्रिफ्टिंग क्लाउड सैटेलाइट हूं, मैं लगातार संप्रदाय की उपेक्षा नहीं कर सकता, और वान उस प्रकार की नहीं है जो संप्रदाय के मामलों में शामिल होना पसंद करती हो। लेकिन मैं देख सकता हूं कि यह महिला अलग है। उसके पास लगातार आगे की खेती का पीछा करने का मन नहीं है।
एक बार जब वह एक निश्चित चरण तक पहुंच जाएगी, वह आत्मसंतुष्ट हो जाएगी और अलग खेती के लिए धैर्य खो देगी। इसलिए वह मेरी ओर से संप्रदाय के मामलों से निपटने में उपयुक्त है। जायन ने ये कहने के बाद रुका और कहा, बेशक कॉपुलेटिव एसेंस आर्ट्स का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक ऐसी महिला है जो इच्छुक हो। जब तक मैं भारी कीमत का प्रस्ताव न दूं, साधारण महिला कोर फॉर्मेशन खेतीकार अपनी लंबे समय से चली आ रही खेती कला को एक अज्ञात कला के लिए छोड़ने को तैयार नहीं होंगी। और चूंकि मैंने मू पेलिंग को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से खेती करने और कोर बनाने में मदद की है, वह निश्चित रूप से अनिच्छुक नहीं होगी, खासकर जब से मैं उसे नेसेंट सोल को संघनित करने का अवसर प्रदान कर रहा हूं। जैसा कि उसने कहा, यह संभव है कि मेरी सहायता के बिना वह पूरे जीवन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकार ही रहती। इसलिए अगर मैं उसका उपयोग करना चाहता हूं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, खासकर उन सभी संसाधनों के बाद जो मैंने उस पर खर्च किए हैं। ऐसा कहते हुए जायन ने एक आह भरी और जैद स्लिप प्रकाश की एक चमक में उसके हाथ से गायब हो गया। सिल्वर मून ने सिर झुकाया और मीठी मुस्कान के साथ कहा, तो ऐसा था, ऐसा लगता है कि मैंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया था। और भविष्य में तुम भी बेकार नहीं रहोगी। जायन ने सिल्वर मून की ओर रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा। अब जब मैं मध्य नेसेंट सोल चरण तक पहुंच गया हूं, मुझे कई दिनों तक अलगाव में रहने और सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को अंतिम छोर तक शोधित करने की तैयारी करनी होगी। इसके बाद मैं हेवन वॉइड कॉल्ड्रन को खोलने की विधि को समझने की कोशिश करूंगा। इस समय के दौरान मैं गुफा निवास के मामलों को तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूं। सिल्वर मून ने यह सुनकर खुशी से चमक उठी। ये वास्तव में जश्न मनाने योग्य है कि जायन ने आखिरकार सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को शोधित करने के अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। हाँ, इसे हेवन वॉइड कॉल्ड्रन को खोलने का पहला कदम भी माना जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अन्य आवश्यकताएं क्या हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है, मैं थक गया हूं। जायन फिर खड़ा हुआ और अपने शयन कक्ष की ओर चला गया। सिल्वर मून ने जायन को जाते हुए देखा और वह हॉल में ही रही, एक क्षण के लिए सोचती हुई इससे पहले कि वह भी चली गई। एक घटनारहित रात बीत गई। जैसे ही जायन अगले दिन जागा, सिल्वर मून उसके सामने पहुंच गई और उसने रिपोर्ट किया कि सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लुलुओ आ गए हैं। जायन ने तुरंत खुद को तैयार किया और सिल्वर मून से प्रतिबंध खोलने के लिए कहा, इससे पहले कि उनका स्वागत करने के लिए फाटक की ओर गया। इसके बाद बाहर प्रतीक्षा कर रहे दो पुरुषों को एक मुस्कुराते हुए जायन ने अंदर आमंत्रित किया। तीनों गुफा निवास के हॉल के अंदर बैठे। फिर सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने खेद के साथ कहा, हमने मूल रूप से जूनियर मार्शल ब्रदर जायन को उनके विश्राम के दिन परेशान करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मामला काफी जरूरी है, इसलिए हमें जल्दबाजी करनी पड़ी। सीनियर मार्शल ब्रदर्स को अधिक औपचारिकता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जायन मुस्कुराया और एक आरामदायक स्वर में कहा, खेतीकारों को ठीक होने के लिए केवल एक पल का विश्राम चाहिए। यह कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम राहत महसूस कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट और 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन 1 को रिपोर्ट मिली है कि जायन संप्रदाय में वापस आ गए हैं और उन्होंने हमें मिलने के लिए एक संयुक्त निमंत्रण भेजा है। हालांकि जूनियर मार्शल ब्रदर जायन हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का हिस्सा कुछ समय से रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको नहीं देखा है। यह उन्हें आपसे परिचित कराने का एक अच्छा अवसर है, क्योंकि हमारे 3 संप्रदाय आपस में समृद्धि का बंधन साझा करते हैं और इससे जुड़ा है कल के लिए एक जादुई खजाने के मालिक की मान्यता समारोह मास्टर रिकॉग्निशन सेरेमनी का निमंत्रण है। 100 पॉसिबिलिटी सेक्ट ने हमें और एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स को इसके गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया है। एक मालिकी मान्यता समारोह, जायन ने रुचि के साथ कहा, मुझे याद है कि 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन अपने खजाने के शोधन के लिए प्रसिद्ध है। अगर वे चाहते हैं कि हम इसमें भाग लें, तो ये जादुई खजाना काफी असाधारण होगा। निमंत्रण में इसका खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि इस खजाने का मालिक 100 पॉसिबिलिटी सेक्ट का एक युवा शिष्य होगा। मैंने सुना है कि उनकी अभियोग्यता काफी असाधारण थी। उन्होंने 100 साल से भी कम समय में एक सुनहरा कोर गोल्डन कोर बना लिया। 100 पॉसिबिलिटी सेक्ट के एल्डर्स इस शिष्य से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। लुलुओ ने बात करते हुए अपना हाथ पलटा और जायन को सुनहरे शब्दों में लिखा एक पत्र थमा दिया। जायन मुस्कुराया और पत्र पर एक नजर डाली। 100 साल से भी कम समय में सुनहरा कोर बनाने के लिए वे वास्तव में असाधारण होंगे। ठीक है, कल मैं आप दोनों के साथ चलूंगा। मैं भी काफी जिज्ञासु हूं। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग हंसा और बोला, ये बहुत अच्छा है कि आप जा रहे हैं। मैंने सुना है कि एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर जिनवुहुआंग भी अलगाव से बाहर आए हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो वे 80 साल पहले मध्य नेसेंट सोल चरण में अलगाव में गए थे। यह अज्ञात है कि उन्होंने कितनी सफलता प्राप्त की है। एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर, जायन ने आश्चर्य के साथ कहा और महसूस किया कि उनसे मिलने में कोई हानि नहीं थी। इसके बाद उसने सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की जांच की और तनाव के साथ त्वरा से कोड़ा। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग, मैंने अभी अभी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को आपके शरीर से गुजारा।
क्या आपको शैतानी घाटी में कोई जीवन बढ़ाने वाली दवा की गोलियां नहीं मिली? जायन ने चिंतित स्वर में पूछा। जब बूढ़े आदमी ने जायन को सुना तो उन्होंने एक कड़वा मुस्कान बनाई। मैं भी जानता हूं कि क्या होगा। अधिक से अधिक मुझे मरने से पहले केवल 1 दर्जन और साल जीने को मिले। और हालांकि मुझे शैतानी घाटी में कुछ खजाने मिले, उनमें से कोई भी जीवन बढ़ाने वाली दवा की गोलियां नहीं थीं, जिससे मेरा भाग्य सील हो गया। खेतीकार जो महान दाव को पूरा नहीं करते, वे अंततः उम्र से मर जाते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। इस पर दुखी होने की कोई बात नहीं है। जब ऐसा होगा, मैं संप्रदाय को तुम दोनों जूनियर मार्शल ब्रदर्स के हाथों में सौंप दूंगा। ऐसा कहते हुए बूढ़े आदमी का भाव शांत हो गया। वह स्पष्ट रूप से अपने अंत के लिए तैयार थे। 1 एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट और 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सहयोगी और पड़ोसी संप्रदाय हैं। वे ड्रीम क्लाउड पहाड़ों को साझा करते हैं। जायन ने मन ही मन एक आह भरी। हालांकि उसने स्पिरिट ईथर गार्डन के खंडहरों से कई आत्मा दवाएं प्राप्त की थी, उनमें से कोई भी जीवन काल बढ़ाने में सक्षम नहीं थी। वह केवल उन्हें सांत्वना दे सकता था। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग को इतने निराश होने की जरूरत नहीं है। शायद आपको कुछ वर्षों में कोई भाग्य मिल जाए। बूढ़े आदमी ने उदासीन भाव के साथ सिर हिलाया। चूंकि ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही अपनी अंतिम मृत्यु के साथ समझौता कर चुका था, जायन ने यह विषय छोड़ दिया और इसके बजाय अपने हाथ में एक सफेद जेड स्लिप बुलाई। सीनियर मार्शल ब्रदर्स, मुझे एक बात याद आ रही है। जायन ने जेड स्लिप सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग को थमाते हुए आराम से कहा, मुझे संप्रदाय के शिष्यों को बाहर जाकर सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है। चूंकि कई अलग अलग सामग्रियां हैं, मैं जो भी मात्रा वे एकत्र कर सकते हैं, ले लूंगा। उन्हें बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है। और जब तक सामग्री की लागत घोर नहीं है, मैं लागत चुकाने को तैयार हूं। संप्रदाय के शिष्यों को मुझसे मुआवजा लेने के लिए वापस आना होगा। मुझे एक नजर डालने दीजिए। लुओ ने रुचि के साथ जेड स्लिप ली और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उसमें डुबोया। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आया। आश्चर्य नहीं कि आपने कहा कि उन्हें बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता है, लुओ ने झटके के साथ कहा। अधिकांश सामग्रियां ढूंढना मुश्किल होगा और कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो केवल किंवदंतियों में मौजूद हैं। मेरे अनुमान के अनुसार उनमें से अधिकांश स्वर्गीय दक्षिण में नहीं मिलेंगी। ओह, मुझे देखने दीजिए कि आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने यह सुना तो वह जिज्ञासु हो गया और जेड ताबीज जेड टैलिस्मैन के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को इससे हटा लिया और आश्चर्य के भाव के साथ कहा, ये वास्तव में दुर्लभ सामग्रियां हैं। क्या ये संभव है कि जूनियर मार्शल ब्रदर एक जादुई खजाना मैजिक ट्रेजर शोधित करने की कोशिश कर रहे हैं? जायन मुस्कुराया और बोला, जादुई खजाना, ये लगभग वही है। जब उसने जायन का अस्पष्ट जवाब सुना तो उसने विषय को छोड़ दिया और मामले से सहमत हो गया। तुरंत संप्रदाय के शिष्यों को स्वर्गीय दक्षिण के विभिन्न क्षेत्रों से सामग्री एकत्र करने की व्यवस्था की। इसके पूरा होने पर सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लुओ ने एक दूसरे की ओर देखा और लुओ ने जायन को एक फूला हुआ भंडार स्टोरेज पाउच थमाया। यह क्या है? आश्चर्यचकित होकर जायन ने अनजाने में भंडार पाउच के लिए हाथ बढ़ाया और दोनों को एक पहेली भरी नजर से देखा। जूनियर मार्शल ब्रदर जायन, क्या हो सकता है कि आप भूल गए कि आपने संप्रदाय के शिष्यों को पहले भी ऑरिक एसेंस और अन्य दुर्लभ सामग्रियां एकत्र करने का आदेश दिया था? पिछले कुछ वर्षों में हम केवल ऑरिक एसेंस का एक छोटा टुकड़ा एकत्र करने में सक्षम थे, लेकिन हमने अन्य सभी सामग्रियां एकत्र कर लीं। मैंने मूल रूप से आपको एक सुखद आश्चर्य देने की सोचा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको और भी अधिक सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता है कि आपने उपकरण शोधन टूल रिफाइनमेंट में महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त कर लिया है। लुओ ने मुस्कुराकर कहा, आपको ऑरिक एसेंस का एक टुकड़ा मिला। जब जायन ने यह सुना तो वह खुशी से भर गया और उसने जल्दी से पाउच की जांच की। उसमें सामग्रियों का एक समूह था जिसमें अखरोट के आकार का ऑरिक एसेंस का एक टुकड़ा था। जहां तक अन्य सामग्रियों का सवाल था, वे सामग्रियां थीं जिनकी उसे प्राचीन नेसेंट सोल ग्रेड कठपुतलियों एंशिएंट नासेंट सोल ग्रेड पपट्स को शोधित करने के लिए कमी थी। अगर उसके पास उस समय सामग्री होती तो वह कुछ कठपुतलियां बनाकर शैतानी घाटी के अंदर ले जाता। मुझे वास्तव में इन वस्तुओं की आवश्यकता है। आपकी परेशानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका मूल्य काफी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि आपने इन्हें प्राप्त करने में काफी आत्मा पत्थरों स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग किया होगा। मैं जैसे ही जायन लागत का उल्लेख करने ही वाला था, सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग हंसा और उसने हाथ हिलाया। इन वस्तुओं में कुछ आत्मा पत्थरों की लागत आ सकती है, लेकिन जूनियर मार्शल ब्रदर जायन ने मौलान आक्रमण के दौरान संप्रदाय की ओर से 2 बार लड़ाई लड़ी थी। आपकी परेशानियों का मुआवजा देना स्वाभाविक है। कृपया वस्तुएं लेने में संकोच न करें। उस स्थिति में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जायन जल्दी से मुस्कुराया और बिना और हिचकिचाहट के आत्मा पाउच को अपने पास रख लिया। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग खुश दिखाई दिया कि जायन ने उसके प्रस्ताव को ठुकराया नहीं।
हाँ, सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग, जब मैं आकाशीय विदार में खींचा गया था तो वहां 2 उड़ने वाली तलवारें छूट गई थीं। क्या आपने उन्हें देखा है? ये बात अभी अभी जायन के ध्यान में आई थी। चूंकि बूढ़े आदमी उस समय वहां मौजूद था, उसे पता होना चाहिए कि यह कहाँ था। इसकी अपेक्षा करते हुए बूढ़े आदमी ने खेदपूर्ण स्वर में कहा, मैं इसका जिक्र जूनियर मार्शल ब्रदर जायन से चाहे आप पूछें या न पूछें करता। अतीत में वे 2 तलवारें जो आपने छोड़ी थीं, उस एल्डर डेविल ने जब्त कर ली थीं। जब राक्षस के खिलाफ अभियान चल रहा था तो जादुई तलवारों को कहीं नहीं देखा गया था। ऐसा लग रहा था कि राक्षस उनका उपयोग नहीं कर पाया क्योंकि वे आपकी अपनी बंधी हुई जादुई खजाने थे। लेकिन अब एक और समस्या है क्योंकि राक्षस का पता अज्ञात है। मुझे डर है कि वे उड़ने वाली तलवारें ढूंढना मुश्किल होगा। वह एल्डर डेविल के पास है। जायन का भाव एक क्षण के लिए बदल गया। ये परेशानी वाली बात होगी, लेकिन कोई बात नहीं। वे केवल सांसारिक चीजें हैं। मैं और बना सकता हूँ। मैंने ऐसा ही सोचा था। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग का भाव आराम से रह गया और उसने कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर के पास कई उड़ने वाली तलवारें हैं। 2 का नुकसान ज्यादा मायने नहीं रखता। एल्डर डेविल की तलाश करने के खतरे के लायक ये नहीं है। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग जायन की तुलना में एल्डर डेविल से और भी अधिक भयभीत था। स्वाभाविक रूप से वह ये भी नहीं चाहता था कि जायन को कुछ हो क्योंकि वह खेती की दुनिया में ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के उदय के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद उन्होंने संप्रदाय के मामलों के बारे में थोड़ी और बातचीत की इससे पहले कि सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लुलुओ ने विदा ली। जायन ने उन्हें अपने गुफा निवास के बाहर तक छोड़ा और फिर अंदर लौट आया। जब जायन वापस आया तो सिल्वर मून प्रकाश की एक चमक में प्रकट हुई और खिली हुई मुस्कान के साथ बोली, मालिक, आपने ऑरिक एसेंस का एक और टुकड़ा प्राप्त कर लिया है। क्या आप 2 तलवारों का पुनः समतापन टेम्पर करने और एक बार फिर ओरिएट तलवार गठन और एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाने में सक्षम होंगे? जब सिल्वर मून ने इस मामले का उल्लेख किया तो उसका भाव उदास हो गया। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? बांस क्लाउड स्वार्म स्वॉर्ड्स बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड्स को जादुई खजानों के सेट के रूप में शोधित किया गया था और एक और सेट को शोधित करने के लिए पर्याप्त ऑरिक एसेंस नहीं है। भले ही मैं गायब हुए तलवारों की जगह 2 और उड़ने वाली तलवारें शोधित करूं, मैं उन्हें आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा और वे ओरिएट तलवार गठन भी नहीं बना पाएंगी। मुझे खोई हुई तलवारों को वापस पाना होगा। सिल्वर मून ने चिंतित स्वर में कहा, हालांकि मालिक की खेती बढ़ गई है, लेकिन एल्डर डेविल अभी भी एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं है जिससे आप लड़ सकते हैं। जायन की आंखें चमकी और वह फिर से बैठ गया। उसने गंभीरता से कहा, मैं इसे बिल्कुल समझता हूँ। जब तक मुझे जीत का पूरा विश्वास नहीं हो जाता, मैं अंधाधुंध कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं केवल तभी राक्षस की तलाश करूंगा जब मैं हेवन वॉइड कॉल्ड्रन खोल लूं या 7 फ्लेम फैन को शोधित कर लूं। युवक जायन, मेरी महान कठपुतली को मत भूलना। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज अचानक उसके मन में गूंजी। हालांकि एल्डर डेविल शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन अगर तुम मेरी कठपुतली को शोधित करने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र कर सको तो ये तुम्हारी रक्षा के लिए काफी होगी। वह इस बात से नाराज प्रतीत हो रहा था कि जायन ने उसकी कठपुतलियों का कोई जिक्र नहीं किया था। जायन ने ये सुनकर मंद मुस्कान दी। चूंकि वरिष्ठ ने इस कठपुतली को डिजाइन करने में इतना प्रयास किया है, मैं इसे असाधारण मानने पर विश्वास करूंगा, खासकर इसे शोधित करने के लिए आवश्यक दुर्लभ सामग्रियों को देखते हुए। हालांकि वरिष्ठ ने कठपुतली शोधन प्रक्रिया का कभी उल्लेख नहीं किया। मैं इस पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने सिनकनी भरी और गर्व से कहा, मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। इससे पहले कि तुम मेरी कठपुतली के लिए सामग्रियां एकत्र कर लो, मैं इसके बारे में तुम्हें एक भी जानकारी नहीं दूंगा। हालांकि मैं ये कहूंगा कि कठपुतली उतनी ही भयंकर होगी जितनी मैं अपने चरम पर था। इसे ध्यान में रखना, उतनी शक्तिशाली जितना आप अपने चरम पर थे। जायन उसके शब्दों से हिल गया और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज ठंडी हो गई, मानो वह नाराज हो गया हो। विश्वास करने की बजाय मुझे डर है कि वरिष्ठ केवल अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि आपने कठपुतली को केवल सिद्धांत रूप में विकसित किया है। अपने चंचल स्वभाव के अनुसार मोनार्क सोल डाइवर्जेंस तुरंत हंस पड़ा और बोला, ये शब्द उचित हैं, लेकिन मेरे ज्ञान के साथ मैं उस कठपुतली की शक्ति के बारे में कैसे गलती कर सकता हूं जिसे मैंने डिजाइन किया है? इस बिंदु पर चिंता करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। जायन ने उस पर और ध्यान नहीं दिया और अपने एकांत कक्ष की ओर चला गया। हालांकि वह अगले दिन समारोह में शामिल होने जा रहा था, लेकिन वह जल्द से जल्द सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स की अंतिम किरणों को शोधित करना चाहता था। इसके बाद उसे अपनी नई प्राप्त सामग्रियों को शोधित करने के लिए और भी अधिक समय की आवश्यकता होगी ताकि वह बाद में अपनी 2 नेसेंट सोल चरण की कठपुतलियों को शोधित कर सके। शैतानी घाटी में अपने समय के दौरान उसने दाओइस्ट हेवन क्रिस्टल द्वारा नियंत्रित दुर्भावनापूर्ण भूत कठपुतलियों को देखा था। हालांकि वे एल्डर डेविल के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति एक सामान्य प्रारंभिक नेसेंट सोल खेतीकार के बराबर थी, एक प्रशंसनीय प्रदर्शन।
इस विचार के साथ जायन अपने नए भंडार पाउच को पकड़ते हुए एकांत कक्ष में प्रवेश किया। अगले दिन सुबह जायन और उनके वरिष्ठ मार्शल भाई एक साथ मिलकर 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन की ओर चल पड़े। चूंकि तीनों संप्रदाय एक ही पर्वत श्रृंखला का उपयोग करते थे, उन्हें ड्रीमक्लाउड पहाड़ों के दूसरी तरफ 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। रास्ते में जायन को याद आया कि वह पहले एक बार वहां गया था जब वह अभी एक निम्न स्तरीय शिष्य की पहचान धारण कर रहा था और 3 संप्रदायों की तलवार परीक्षण सभा स्वॉर्ड ट्रायल असेंबली में भाग लिया था। 1 उसे यह याददाश्त काफी मजेदार लगी। जैसे ही तीनों ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के विशाल गठन से बाहर उड़े, उनका सामना 3 कोर फॉर्मेशन खेतीकारों से हुआ जो आदर के साथ खड़े थे। जब उन्होंने तीनों को प्रकट होते देखा तो वे उनकी ओर उड़ गए। हम प्रणाम करते हैं वरिष्ठ, हमारे मार्शल चाचा, मार्शल अंकल्स के आदेश पर हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसने बात कही वह बूढ़ा आदमी था जो तीनों के सामने खड़ा था। उसने उन्हें प्रणाम किया और उसके साथ 2 अन्य मध्यम आयु वर्ग के खेतीकारों ने भी प्रणाम किया। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, मार्शल भतीजों, मार्शल नेफ्यूज को इतने औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़कर मार्ग दिखाए। जायन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान दी। ये संयोग था कि बूढ़ा आदमी वही था जिसने तलवार परीक्षण सभा की अध्यक्षता की थी। ओल्ड मैनफू। चूंकि खेतीकारों की याददाश्त तेज होती है, ये निश्चित था कि उसने जायन को पहचान लिया था, लेकिन उसने इसे थोड़ा भी नहीं दिखाया। वह केवल एक कोर फॉर्मेशन खेतीकार हो सकता है, लेकिन उसकी समझ काफी तेज थी। 1 अध्याय 618। जायन ने स्पिरिट वेल ट्री और इसके विभिन्न गोली सूत्रों तक पहुंच पाने के लिए परीक्षा में भाग लिया था। ओल्ड मैनफू के मार्गदर्शन में जायन और अन्य लोग 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के विशाल गठन से गुजरे और संप्रदाय में प्रवेश किया। पिछली बार की तरह जहां वे तलवार परीक्षण सभा के लिए पहाड़ों से घिरे एक चौक में उतरे थे, इस बार वे पहाड़ के किनारे बने एक विशाल मंच प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। इस मंच के केंद्र में लगभग 300 मीटर ऊंची 5 मंजिला पत्थर का पैगोडा था। पैगोडा के पीछे का पहाड़ आंखों से ऊपर तक फैला हुआ था और घने छेदों से भरा हुआ था। कभी कभी 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के शिष्य मधुमक्खियों की तरह उनमें से अंदर बाहर भागते दिखाई देते थे। ओल्ड मैनफू ने उन्हें पैगोडा तक नहीं ले गया, इसके बजाय उसने उन्हें पहाड़ की चोटी पर ले गया। जैसे ही वे पहाड़ से गुजरे, सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने जायन को परिचय दिया। पहाड़ की गहराइयां अर्थ लंग फायर का एक शीर्ष ग्रेड भंडार हैं। यह न केवल उपकरण शोधन के लिए बहुत अधिक कुशल है, बल्कि यह अग्निगुण तकनीकों वाले खेतीकारों के लिए भी अविश्वसनीय रूप से लाभदायक है। परिणामस्वरूप उनके कई उच्च ग्रेड के शिष्य वास्तव में इसके गहरे अंदर गुफा निवास का निर्माण करते हैं। जायन ने यह सुनकर अपना दिल महसूस किया और उसके चेहरे पर एक विचारमग्न भाव आया। एक पल में वे 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ गए और अंततः एक विशाल अलग थलग गुफा पर पहुंचे। ये स्पष्ट था कि यह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां एक निम्न ग्रेड का खेतीकार यात्रा कर सके। 2 बूढ़े पुरुषों के अलावा उनका स्वागत करने के लिए कोई अन्य खेतीकार मौजूद नहीं था। जब तीनों गुफा के प्रवेश द्वार पर उतरे तो एक लाल बालों वाले काले रंग के बूढ़े आदमी ने उन्हें पुकारा, भाई चेंग। साथी दाओ लू, मैं काफी देर से प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे आशा है कि आप दोनों को यह अच्छा नहीं लगा कि मैं आपका स्वागत करने व्यक्तिगत रूप से बाहर नहीं आया। और यह साथी दाओ जायन होना चाहिए। वे उम्मीद के मुताबिक जितने युवा हैं, उनका भविष्य असीमित है। जायन पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद वह आश्चर्य से चिल्लाया, ये साथी दाओ जायन पहले ही मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश कर चुके हैं। कड़े चेहरे वाला सिकुड़ा हुआ बूढ़ा आदमी भी झटके का भाव प्रकट करता है। ऐसा लगता है कि यह एक झटका रहा होगा, भाई फैंग। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग हंसा और बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर जायन ने अभी अभी मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश किया है। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें कुछ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जब दोनों 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स अपने झटके से उभरे तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कड़वा मुस्कान बनाई। ओल्ड मैन फैंग ने फिर जवाब दिया, हम मार्गदर्शन देंगे। भाई चेंग मजाक कर रहे हैं। जायन ने दोनों को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने महज जल्दी से खेती की और मेरी नींव अभी भी अस्थिर है। भविष्य में जब मेरी खेती में कुछ गड़बड़ी हो तो मुझे आशा है कि आप साथी दाओ मेरे संदेहों को दूर करने में सक्षम होंगे। जब दोनों 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स ने उसका जवाब सुना तो उन्हें जायन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा। दोनों ने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स को अंदर आमंत्रित किया और फिर कोर फॉर्मेशन स्टेज मार्गदर्शकों ने उन्हें छोड़ दिया। दूसरे 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर ने कहा, मूल रूप से सीनियर मार्शल ब्रदर पायर भी आपका स्वागत करने आना चाहते थे, लेकिन वे मालिक मान्यता समारोह की अंतिम तैयारी कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप तीनों को ये पसंद न आए। भाई डिंग क्या कह रहे हैं? जूनियर मार्शल ब्रदर लू और मैं आप तीनों को कई 100 वर्षों से जानते हैं। आपको इतना विचारशील होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह वह जादुई खजाना क्या है जिसके लिए इतने भव्य मालिक मान्यता समारोह की आवश्यकता है? ओल्ड मैन डिंग के चेहरे पर घमंड का थोड़ा सा निशान था और वह हंसा। यह कोई अद्भुत खजाना नहीं है। ये केवल कुछ ऐसा है जिसे मेरे मार्शल भाइयों और मैंने 3 महीने खर्च कर शोधित किया। एक यिन यांग पैगोडा। यिन यांग पैगोडा। एक यिन यांग पैगोडा। वह आपके संप्रदाय के 3 हस्ताक्षर खजानों में से एक है। मुझे याद है कि पिछले 1000 वर्षों में आपके संप्रदाय में कोई भी इसे शोधित करने में सक्षम नहीं था। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की मुस्कान आश्चर्य के भाव में बदल गई। इसीलिए हमने आप साथी दाव को मालिक मान्यता समारोह के गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि यिन यांग पैगोडा हमारे संप्रदाय के हस्ताक्षर खजानों में से एक है, लेकिन यह आपकी नजरों में ज्यादा मायने नहीं रखता। एंशिएंट स्वॉर्ड्स एक्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने सुना है कि सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने खुद भी कुछ दुर्लभ खजाने हासिल किए हैं। ओल्ड मैन फैंग हंसा और जांचते हुए पूछा, जहां तक साथी दाव जायन के मध्य नेसेंट सोल चरण में अचानक वृद्धि का सवाल है, मुझे संदेह है कि उन्होंने शैतानी घाटी में भी कुछ पाया होगा, है ना? सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने तीव्रता से सिर हिलाया। कुछ खजाने हासिल किए? भाई फैंग अफवाहें सुन रहे हैं। हालांकि मैंने शैतानी घाटी के अंदर 2 प्राचीन खजाने हासिल किए, लेकिन उनकी शक्ति केवल साधारण है। उनकी तुलना यिन यांग पैगोडा से नहीं की जा सकती। जहां तक जूनियर मार्शल ब्रदर जायन के मामलों का सवाल है, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। मैंने भी कोई शक्तिशाली प्राचीन खजाने हासिल नहीं किए, बल्कि मेरे कई खजाने घाटी में नष्ट हो गए। अगर मेरी खेती को एक चरण बढ़ाने का अवसर न होता तो मुझे डर है कि मेरी यात्रा व्यर्थ हो जाती। बेशक, जायन ने स्पिरिट ईथर गार्डन का विस्तार से उल्लेख नहीं किया। साथ ही दाव जायन की खेती में अचानक वृद्धि कुछ खजानों का परिणाम होनी चाहिए। अगर इसका मतलब मेरी खेती को एक और चरण बढ़ाना हो, तो मैं अपने सभी खजाने सौंपने को तैयार हूं। ओल्ड मैन फैंग ने कड़वा हंसा और प्रशंसा और आत्मा उपहास के स्वर में बोला। जायन मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। उनके बाद वे खिलते हुए सफेद फूलों वाले एक बड़े बगीचे से होकर गुजरे। उन्हें एक असाधारण रूप से बड़े हॉल में ले जाया गया। हॉल 300 मीटर से अधिक चौड़ा था और दीवार में चमकते हुए सुनहरे क्रिस्टल जड़े हुए थे, जिनमें से प्रत्येक मुट्ठी के आकार का था। इसने न केवल हॉल को रोशन किया, बल्कि इसे एक शानदार हवा भी दी। कृपया बैठे साथी दाव, ओल्ड मैन फैंग ने विनम्रता से कहा। सीनियर मार्शल ब्रदर पाया आ जाएंगे जब वे अपना काम खत्म कर लेंगे। जहां तक एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के साथी दाव का सवाल है, उन्हें भी जल्द ही आना चाहिए। जैसे ही लू लुओ बैठा, उसने पूछा, मैंने सुना है कि एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर जिन लंबे अलगाव से बाहर आए हैं और आ रहे हैं। क्या ये सच है? ये सच है। साथी दाव जिन ने व्यक्तिगत रूप से सीनियर मार्शल ब्रदर पाया को एक आवाज संचरण ताबीज भेजा था। उन्होंने कहा कि वे शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कहने के बाद ओल्ड मैन फैंग रुक गया। लेकिन क्या? लू लुओ ने हैरान होकर पूछा। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने भी रुचि के साथ देखा, लेकिन जायन ने ऐसा भाव दिया मानो वह ध्यान नहीं दे रहा था, बड़े हॉल की जांच कर रहा था। लेकिन साथी दाव जायन से मिलना चाहेंगे। ओल्ड मैन डिंग ने जायन की ओर देखा और उस पर रहस्यमय मुस्कान बनाई। आखिरकार, भाई जायन की प्रतिष्ठा गूंज रही है और अब ये 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों से कम नहीं है। वे शायद हमारे हेवनली दाव अलायंस में प्रतिष्ठा के मामले में शीर्ष खेतीकार हैं। इसके अलावा कि वे अब मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश कर चुके हैं। क्या? सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने त्वरा से कुर्री और अप्रसन्न होकर कहा, क्या एक्सेंट्रिक जिन जूनियर मार्शल ब्रदर जायन की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते हैं? क्या उनका साहसी स्वभाव उनके कई वर्षों के अलगाव में अपरिवर्तित रहा? मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, ओल्ड मैन डिंग ने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन साथी दाव जायन की क्षमताओं के साथ उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सच कहूं तो हमने भी कभी उनकी क्षमताओं को नहीं देखा है। लू लुओ की आंखें चमकी और उसने मेज पर थपथपाया, धीरे धीरे कहते हुए, आपका मतलब यह है कि यह मुलाकात वास्तव में रैंकिंग के लिए एक नई प्रतियोगिता है? ऐसा सोचना गलत नहीं है, ओल्ड मैन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हम 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के बूढ़े लोगों ने ज्यादा बदलाव नहीं किया है और हम आपके 2 संप्रदायों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि साथी दाव जिन शरीर में आ रहे हैं, मैं कल्पना करता हूं कि वे साथी दाव जायन की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहेंगे। वे 3 संप्रदायों के सबसे मजबूत का खिताब आपको सौंपने को तैयार नहीं हैं। अगर आपको इसका पता था, तो आपने इसका जिक्र निमंत्रण में क्यों नहीं किया? यह माफ करने योग्य नहीं है, सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने त्वरा से कुड़कर कहा। लू लुओ का भाव भी उदास हो गया। साथी दाव, गलत मत समझो, ओल्ड मैन फैंग ने हाथ हिलाया और शांत स्वर में कहा, यह केवल कुछ ऐसा था जिसका हमने अनुमान लगाया था। साथी दाव जिन ने साथी दाव जायन से मिलने के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमारे दृष्टिकोण से यह मुलाकात केवल ये तय करने के लिए है कि 3 संप्रदायों में से कौन सा अपने समकक्षों में शीर्ष पर होगा। ऐसी मुलाकात 100 में एक बार ही होती है।
और इसके साथ ही दाओ जायन के अलावा एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट में भी एक नया चेहरा है, साथ ही दाओ ब्राइट्सेंट। ये सब के लिए एक दूसरे से मिलने का अच्छा मौका होगा। लू लुओ का भाव इसे सुनने के बाद आराम महसूस हुआ। जहां तक जायन का सवाल था, उसका भाव शुरू से ही अपरिवर्तित रहा, जिसने 200 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स को उन पर एक रहस्यमय छाप दी। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग भी जल्दी से शांत हो गए और जब उन्होंने एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में और पूछने की सोची, तभी एक आवाज संचरण ताबीज अचानक लाल रेखा में हॉल में उड़ा और ओल्ड मैन फैंग के हाथ में गिर गया। तुरंत बाद कमरे में सभी की नजरें अनजाने में उन पर केंद्रित हो गईं। ओल्ड मैन फैंग ने जल्दी से ताबीज पर एक नजर डाली और फिर जल्दी से खड़े हो गए। कितनी समय पर, ओल्ड मैन फैंग ने खेद के साथ कहा, कृपया अभी के लिए यहीं प्रतीक्षा करें। एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट जल्द ही आ जाएगा और मैं उनका स्वागत करने बाहर जा रहा हूँ। जूनियर मार्शल ब्रदर डिंग आपके साथ रहेंगे। फिर वह जल्दी से बाहर चला गया। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लू लुओ ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर भारी भाव था। जायन बिल्कुल भी घबराया या बेचैन नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर उसे ठीक से याद हो तो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स का संबंध केवल चाइल्ड फायर ड्रैगन के साथ अच्छा था और एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के अन्य सभी एल्डर्स के साथ उनका संबंध खराब था। थोड़ी देर बाद हॉल में कदमों की आवाज सुनाई दी और ओल्ड मैन फैंग 3 अन्य खेतीकारों, 2 पुरुषों और 1 महिला के साथ अंदर आया। 3 खेतीकारों में सबसे आगे एक लंबा और मजबूत बूढ़ा आदमी था जिसके बेतरतीब भूरे बाल थे। उसका चेहरा गुलाबी और त्वचा चिकनी थी, लेकिन उसकी चमकदार आंखों में एक खूंखार क्रूरता दिखाई दे रही थी। और सबसे उल्लेखनीय बात, उसके बगल में लटकती एक असाधारण रूप से बड़े हाथ थे। वे लगभग आधे साधारण व्यक्ति के आकार के थे। बूढ़े आदमी के पीछे एक सामान्य दिखने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष और एक सम्मान की हवा वाली एक युवा महिला खड़ी थी। जब जायन ने इन खेतीकारों को देखा तो वह बता सकता था कि चमकती आंखों वाला बूढ़ा आदमी संभवतः एक्सेंट्रिक जिन था। आखिरकार वह उनमें से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो मध्य नेसेंट सोल चरण में था, और वह भी इसके चरम के करीब। जब बेतरतीब बालों वाला बूढ़ा आदमी हॉल में प्रवेश कर गया तो उसने अपनी नजर दूसरों पर घुमाए और फिर जायन पर ध्यान केंद्रित किया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का थोड़ा सा भाव प्रकट हुआ। एक अजीब भाव पहने बेतरतीब बालों वाले बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहा, तो आप साथी दाओ जायन होंगे। मैंने आपकी भव्य प्रतिष्ठा के बारे में बहुत समय से सुना है, लेकिन क्या आप एक प्रारंभिक नेसेंट सोल खेतीकार नहीं थे? आप इतनी जल्दी पूरा एक खेती स्तर कैसे आगे बढ़ा पाए? जायन खड़ा होकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, तो आप भाई जिन होंगे। मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी आश्चर्य पहुंचाया है। मैंने हाल ही में ही मध्य नेसेंट सोल चरण में प्रवेश किया है। जब एक्सेंट्रिक जिन ने उससे सुना तो उसका दिल धंस गया। एक क्षण की चुप्पी के बाद उसने कड़वा हंसा और कहा, जैसे ही मैं अलगाव से बाहर आया, मैंने सुना कि साथी दाओ जायन के पास कई अकल्पनीय क्षमताएं हैं। हालांकि अफवाहें कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर कही गई थीं, लेकिन वे बहुत दूर नहीं लगती। जायन मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग खड़ा हो गया और हंस पड़ा। उसने एक मित्रवत स्वर में कहा, साथी दाओ जिन, आप आते ही जायन को भूल रहे हैं। क्यों न बैठें और हमारे साथ ठीक से बातचीत करें? एक्सेंट्रिक जिन हंसा और एक झूठी मुस्कान बनाते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि साथी दाओ चेंग नाराज नहीं हुए। मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं केवल इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपके जूनियर मार्शल ब्रदर जायन की चमकदार प्रतिष्ठा के बारे में जिज्ञासु था। क्या ऐसा है? सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ पूछा। अब जब आपने जूनियर मार्शल ब्रदर जायन को देख लिया है तो मुझे यकीन है कि आप निराश नहीं हैं। एक्सेंट्रिक जिन ने सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग की ओर ठंडी मुस्कान से देखा और हंसा। जरूर मैं निराश नहीं हूं। बजाय इसके उसने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया। साथ ही दाओ जायन के साथ ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट प्रमुखता से उठेगा। हालांकि मैंने ये भी सुना कि भाई जायन वास्तव में आपके संप्रदाय से निकला हुआ शिष्य नहीं था, बल्कि वह येलो मेपल वैली से उत्पन्न हुआ था। भले ही जूनियर मार्शल ब्रदर जायन का एक समय येलो मेपल वैली से संबंध था, इससे क्या फर्क पड़ता है? वह अब हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का एक एल्डर है। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने शांति से कहा। एक्सेंट्रिक जिन ने ये सुनकर अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन ओल्ड मैन फैंग ने उसे जल्दी से बीच में रोक दिया। साथी दाओ, चलो बातचीत पर ज्यादा ध्यान न दें। हमारे 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन ने सुगंधित आत्मा फल स्पिरिट फ्रूट हासिल किए हैं। कृपया इन्हें आजमाएं। ऐसा कहते हुए उसने ताली बजाई और बाहर प्रतीक्षा कर रही युवा महिला शिष्याओं का एक समूह अंडाकार लाल आत्मा फलों की थालियां लेकर अंदर आ गया। जब ये हुआ तो एक्सेंट्रिक जिन और सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग बैठ गए। अपने मेजबान का अपमान नहीं करना चाहते थे। जैसे ही महिला शिष्याओं ने फल रख दिए, ओल्ड मैन फैंग ने कहा, ये फायर पोमेग्रेनेट्स हैं। हमारे संप्रदाय के एक शिष्य ने इन्हें एक अज्ञात क्षेत्र से एकत्र किया था। इनका गूदा मीठा और रसदार है। अगर कोई सामान्य मनुष्य इन्हें खाता है तो उसकी दृष्टि में सुधार होता है। जायन और अन्य ने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा था और उन सभी ने इनका स्वाद लिया।
जैसा कि अपेक्षा थी, वे काफी मीठे थे और इनमें काफी मात्रा में सांसारिक क्यूब वर्गली चीज था। जायन ने विशेष रूप से इनका आनंद लिया और उसने लगातार कई फल खा लिए। ओल्ड मैन डिंग ने महिला एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट खेतीकार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ये व्यक्ति साथी दाव ब्राइटसेंट होनी चाहिए। मैंने सुना है कि आपके जादुई खजाने असाधारण हैं और 10,000 वर्ष पुरानी येलो वुड से बने हैं। मैंने ये भी सुना है कि आप शीर्ष ग्रेड लकड़ी गुण खेती कला 100 ब्लूम यांग स्प्रिंग आर्ट्स की खेती करती हैं। क्या आप जानती हैं कि साथी दाव फायर ड्रैगन क्यों नहीं आए? ठीक है, मैं ब्राइटसेंट हूँ। सीनियर मार्शल ब्रदर फायर ड्रैगन को खबर मिली थी कि लवेंडर क्लाउड माउंटेन्स में कोई फायर क्रिस्टल बीस्ट के अंडे बेच रहा था और वे कई महीने पहले संप्रदाय से चले गए थे। हालांकि मैंने लगभग 50 साल पहले नेसेंट सोल चरण में प्रवेश किया है, लेकिन मैं बहुत ही कम ही दूसरों से मिली हूँ। अब जब हम मिले हैं, मुझे आशा है कि आप साथी दाव मुझे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। हालांकि महिला उल्लेखनीय रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी हर एक हरकत में एक कोमल सुंदरता थी और उसके शरीर से एक हल्की फूलों की सुगंध निकलती थी। कोई भी व्यक्ति उस पर एक अच्छा प्रभाव प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता था। जब महिला ने बात पूरी की तो उसकी नज़र काफी रुचि के साथ जायन की ओर मुड़ गई। जायन ने जवाब में अनजाने में एक क्षण के लिए त्वरा से कुड़ी। फल खत्म होने के बाद तीनों संप्रदायों के एल्डर्स ने बातचीत शुरू की। जैसे कि जायन के 2 सीनियर मार्शल भाइयों ने दूसरों के साथ सूक्ष्म रूप से अपने शब्दों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा की, वह चुपचाप बैठा रहा और केवल कभी कभार बोला। लेकिन जायन की गर्जन भरी प्रतिष्ठा के कारण एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट और 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स जायन की कार्रवाइयों पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे थे, ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनमें कोई छुपा हुआ अर्थ था। जैसे ही उनकी बातचीत जारी थी, हॉल के बाहर से अचानक लाल रोशनी चमकी, जिसमें एक बैंगनी पोशाक पहने हुए एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष प्रकट हुआ। उसके मोटे भौं, बड़ी आंखें और एक प्रभावशाली आभा थी। एक नज़र में कोई भी कह सकता था कि वह अधिकार का आदमी था। जैसे ही यह व्यक्ति हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ, ओल्ड मैन फैंग और डिंग खड़े हो गए। सीनियर मार्शल ब्रदर पायर, ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट और एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के साथी दाव आ गए हैं। क्या समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गुर्राया और हॉल में सभी पर अपनी नजर घुमाई। सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। साथी दाव, चलिए समारोह में शामिल हों। उसी क्षण हॉल में अन्य खेतीकार भी खड़े हो गए और उनका स्वागत किया। चूंकि वह 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के ग्रैंड एल्डर थे, वे उसका अपमान नहीं करने की हिम्मत नहीं कर सके। भाई पाया, आप अंततः आ गए, एक सेंट्रिक जिन ने उसे मित्रवत स्वर में पुकारा। मुझे नहीं पता कि आपकी हेवन फायर आर्ट्स में कितनी सुधार हुई है। इस समारोह के बाद हमें कुछ सुझाव का आदान प्रदान करना चाहिए। एक्सेंट्रिक पाये ने उसकी ओर आंखें घुमाई और सिनकनी भरी। इसे भूल जाओ। हालांकि मेरी हेवन फायर आर्ट्स काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन यह अभी भी आपकी तकनीकों से एक पूरा स्तर नीचे है। अगर आप कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी और को ढूंढें। उसी क्षण सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग ने जायन का परिचय दिया। एक्सेंट्रिक पाये जायन के मध्य नेसेंट सोल चरण में तेजी से वृद्धि से बहुत झकझोर गया और उससे बहुत विनम्रता से बात की। जल्द ही एक्सेंट्रिक पाये ने कुछ और नहीं कहा और तुरंत संप्रदाय के एल्डर्स को मालिकी मान्यता समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि अन्य लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, वे गुफा से बाहर चले गए और उस पत्थर के मंच के ऊपर पहुंच गए जिससे वे गुजरे थे। उस समय आसपास के आसमान और पहाड़ पूरी तरह से खाली थे। केवल कुछ 100 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शिष्य विशाल पैगोडा के सामने खड़े थे, अपने अलग अलग समूहों में बंटे हुए। और इन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शिष्यों के सबसे सामने एक दर्जन कोर फॉर्मेशन खेतीकार पंक्तिबद्ध रूप से गंभीरता से खड़े थे। कोर फॉर्मेशन खेतीकारों से लगभग 30 मीटर आगे एक कड़ाही कॉल्ड्रन थी जिस पर अजीब लौ जैसे डिजाइन उकेरे हुए थे। ये लगभग 3 मीटर चौड़ी थी, लेकिन छोटी और एक घन की तरह आकार की थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जबकि कड़ाही को कुछ भी नहीं छू रहा था, ये लाल रंग की थी और इसने अपने आसपास 30 मीटर की हवा को गर्म कर दिया था। लेकिन इन सब का उन सभी खेतीकारों ने बहुत कम ध्यान दिया जो इसके आसपास थे। उन सभी की नजरें एक युवक पर टिकी हुई थी जो कड़ाही से 3 मीटर दूर था। वह युवक एक सुनहरी प्रार्थना चटाई पर सिजदा कर रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। चूंकि उसका सिर झुका हुआ था, उसका चेहरा देखना मुश्किल था। एक पल में जायन और अन्य एल्डर्स खेतीकारों की भीड़ के सामने नीचे उतर आए। भीड़ बेचैन हो गई और दर्जन भर कोर फॉर्मेशन शिष्यों ने तुरंत एल्डर्स के पास जाकर उनका आदरपूर्वक सम्मान किया। हम अपने मार्शल चाचा और वरिष्ठों को प्रणाम करते हैं। अपना सम्मान दिलाने के बाद ओल्ड मैन फू एक आगे बढ़ा और आदर के साथ घोषणा की, जूनियर मार्शल ब्रदर वांग पहले से ही लगभग 2 घंटे से सम्मान देने में डूबा हुआ है। जल्द ही वह कड़ाही को खोलना शुरू करेगा और समारोह आयोजित करेगा। स्वीकृत। अब आप वापस जा सकते हैं। एक्सेंट्रिक पाये ने सिर हिलाया और अन्य एल्डर्स को सिजदा करने वाले युवक का निरीक्षण करने के लिए सबसे आगे ले गया।
एक्सेंट्रिक जिन ने शिष्य की जांच की और कहा, साथी दाव पाए, क्या ये वही शिष्य है जिसने 100 साल से भी कम समय में कोर फॉर्मेशन चरण प्राप्त किया? उसकी अभियोग्यता पहले से ही उत्कृष्ट थी और अब वह यिन यांग पैगोडा को अपने बंधे हुए जादुई खजाने के रूप में ले रहा है। मुझे संदेह है कि 300 साल बाद आपके संप्रदाय को एक और नेसेंट सोल खेतीकार मिलेगा। एक्सेंट्रिक पाया हंसा और बोला, नेसेंट सोल बनाना केवल भाग्य का मामला है। एक असाधारण अभियोग्यता ये तय नहीं करती कि कोई नेसेंट सोल चरण में प्रवेश करेगा या नहीं। ये केवल उनकी संभावनाओं को बढ़ाती है। एक्सेंट्रिक जिन ने इसे सुनकर बस मुस्कुराया। अन्य लोग भी चुप रहे। उनके पीछे के शिष्यों ने तब नोटिस किया कि उनका मार्शल एंसेस्टर मौजूद था, जो कई नेसेंट सोल खेतीकारों को भी साथ लाया था। एक पल में मंच के शिष्यों ने अत्यधिक सावधानी के कारण अपनी सांस रोक ली और सिजदा करने वाले शिष्य के बड़बड़ाने के अलावा मंच पूरी तरह से शांत हो गया। जायन ने उसके द्वारा बोले गए शब्दों को सुना और पाया कि वे केवल सामान्य पूजा लिपि थे, कुछ भी असाधारण नहीं था। यह अज्ञात था कि संप्रदाय के एल्डर्स उसकी इच्छा को परखने के लिए ऐसा कर रहे थे या ये सिर्फ एक अजीब संप्रदाय परंपरा थी। इन बूढ़े नेसेंट सोल एक्सेंट्रिक के लिए खेती का 1 साल ज्यादा समय नहीं था। स्वाभाविक रूप से समारोह शुरू होने तक केवल कुछ और मिनटों तक प्रतीक्षा करना उनके लिए एक पल था। जैसे ही जायन सोच रहा था कि समारोह का समय निकट है, जलती हुई कढ़ाई अचानक कांपने लगी और स्पष्ट घंटियों की एक श्रृंखला छोड़ने लगी, इससे पहले कि यह रोशनी के साथ चमकने लगी। कढ़ाई के आसपास का तापमान अचानक बढ़ गया क्योंकि लाल लपटों की एक लहर चारों ओर निकल गई। जायन और अन्य नेसेंट सोल खेतीकार लपटों से पूरी तरह से अप्रभावित थे, इसे रोकने के लिए अपने शरीर के चारों ओर रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और कोर फॉर्मेशन खेतीकारों ने इस प्रयास को मुश्किल पाया। उनके अपने अवरोध कड़ी तेज गर्मी के खिलाफ उनकी पूरी तरह से रक्षा करने में असमर्थ थे। जहां तक कड़ाही से 3 मीटर दूर सिजदा कर रहे युवा शिष्य का सवाल था, उसने अपनी आगे की लहर को आगे की लाल बाधा से कठोरता से रोका। उसने अंततः एक गहरी सांस ली और सिर उठाया, लपटों के माध्यम से विशाल कड़ाही को देखा। शिष्य का चेहरा नाजुक था और वह अपने उत्तरार्ध के 20वें दशक में एक पतला युवक प्रतीत होता था। उस उम्र को देखते हुए जिसमें उसने अपना सुनहरा कोर बनाया था, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स उसे यिन यांग पैगोडा जैसे शक्तिशाली खजाने को सौंपने को तैयार थे। 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन का एक कोर फॉर्मेशन खेतीकार जिसने पहले तलवार परीक्षण सभा की अध्यक्षता की थी। हाल ही में उसने ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के एल्डर्स को एल्डर्स की बैठक स्थल पर ले गया। समय आ गया है, ओल्ड मैन फैंग ने जोर से चिल्लाया, गठन बिछाओ और कड़ाही को खोलो। जैसे ही यह कहा गया, उनके पीछे खड़े दर्जन भर कोर फॉर्मेशन खेतीकारों में से 2 कड़ाही के दोनों ओर भागे। जहां तक अन्य लोगों का सवाल था, वे हवा में उड़ गए और अपने सिर के ऊपर एक चमकती हुई नीली गठन प्लेट उठाए। एक बिन गूंज की आवाज सुनाई दी और नीली रोशनी का एक बाधा प्रकट हुआ, जिसने मंच के अधिकांश हिस्से को उसके केंद्र से ढांप लिया। जहां तक विशाल कड़ाही के किनारे वाले 2 मध्यम आयु वर्ग के कोर फॉर्मेशन खेतीकारों का सवाल था, उन्होंने जैसे ही रोशनी की बाधा को देखा, बिना कुछ कहे हाथ के मंत्र बनाए और बड़ी कड़ाही पर जादुई मुद्राओं की कई किरणें चलाईं। कड़ाही का ढक्कन हल्के से कांपने लगा क्योंकि उसके छिद्रों से इंद्रधनुषी रोशनी रिस रही थी और एक मंद गुंजन छोड़ रही थी। फिर ढक्कन धीरे धीरे हवा में तैरने लगा, मानो वह हजारों किलोग्राम वजन का हो। जहां तक सिजदा कर रहे युवक का सवाल था, वह अब खड़ा हो गया और विशाल कड़ाही को दृढ़ता से घूर रहा था। अचानक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी की एक गेंद कड़ाही से निकली और आसमान में ऊपर की ओर चढ़ गई। बिना एक पल की भी देरी किए, युवक पीली रोशनी की एक लकीर बनाते हुए उसका पीछा करने लगा। सफेद रोशनी बाधा के शीर्ष पर उड़ी और उससे टकरा गई, लेकिन नीली रोशनी की बाधा मजबूती से टिकी रही, टक्कर ने इसे केवल हल्का सा कांपा दिया। उसी क्षण युवक सफेद रोशनी की लकीर तक पहुंच गया और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि सफेद रोशनी बहुत चतुर थी और उसने अचानक एक मोड़ लिया, जिससे युवक का चेहरा उदास हो गया क्योंकि वह फिर से उसका पीछा करने लगा। एक पल में रोशनी की बाधा के अंदर एक सफेद और पीली रोशनी की लकीरें एक तारे के चांद का पीछा करने वाले उल्का की तरह घूम रही थीं। कई 100 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेतीकारों ने इस दृश्य को फैली आंखों से देखा। जहां तक नेसेंट सोल एल्डर्स का सवाल था, वे सब उदासीनता से वहां खड़े थे और कभी कभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। जायन ने आंखें सिकुड़ी और आलस्य से हो रही हर चीज को देखा। ये स्पष्ट था कि रोशनी की बाधा के अंदर के शिष्य ने अपना कोई जादुई खजाना अभी तक शोधित नहीं किया था, बल्कि वह पूरी तरह से एक शीर्ष ग्रेड की उड़ने वाली जादुई औजार मैजिक टूल पर यिन यांग पैगोडा का पीछा करने पर निर्भर था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह गति में पीछे था। हालांकि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जबकि यिन यांग पैगोडा काफी तेज था, ये जल्दी ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बाहर हो रहा था। यह अपनी वर्तमान गति को अधिक से अधिक कुछ मिनटों तक ही बनाए रख सकता था, उसके बाद युवक आसानी से इसे पकड़ लेगा।
यही 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स की मंशा थी। अगर शिष्य ने पैगोडा को बहुत जल्दी पकड़ लिया होता तो खजाने का मालिक मान्यता समारोह देखने लायक कुछ भी नहीं होता। इस विचार के साथ जायन ने एक बार फिर आंखें सिकुड़ी। हालांकि सफेद रोशनी असाधारण रूप से चकाचौंध भरी थी, वह अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से खजाने के स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। खजाना एक शुद्ध सफेद पैगोडा जैसा दिखता था जो अत्यंत सूक्ष्म विस्तार से बना था और 3 इंच लंबा था। इसके अलावा जायन खजाने के बारे में कोई अन्य विवरण नहीं बता सका। उसी क्षण जायन ने एक महिला की आवाज संचरण सुना, साथी दाओ जायन, आप 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के शिष्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वह नेसेंट सोल चरण में प्रवेश कर सकता है? आश्चर्यचकित होकर उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और पाया कि ब्राइटसेंट नाम की महिला एक अज्ञात समय पर उसके पीछे आ गई थी। वह उसे एक उदासीन मुस्कान दे रही थी। जायन ने महिला के चेहरे की ओर देखा और शांत भाव से कहा, मेरा विचार साथी दावपाए के समान ही है। लेकिन अगर 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन थोड़ी सी भी दवा हासिल कर सके तो शिष्य के पास नेसेंट सोल बनाने का एक अच्छा मौका होगा। लेकिन ये भी उल्लेखनीय है कि इस शिष्य की अभियोग्यता चाहे जितनी भी महान हो, वह कभी भी साथी दाओ जायन की दुनिया को हिला देने वाली क्षमताओं के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। महिला ने जायन की ओर देखकर मुस्कुराया और बोलते हुए उसके चेहरे पर एक असामान्य भाव प्रकट हुआ। मैंने सुना है कि शैतानी घाटी में साथी दाओ जायन 2 एल्डर डेविल्स में से एक को अकेले ही मारने में सक्षम थे। केवल इसी कार्य से आपकी क्षमताएं सिद्ध होती हैं कि वे 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों से कम नहीं हैं। जब जायन ने ये सुना तो उसने एक क्षण के लिए सोचा और जवाब दिया, साथी दाओ ब्राइटसेंट, आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं। अगर यहाँ मौजूद अन्य साथी दाओ की सहायता न होती तो मैं एल्डर डेविल से लड़ने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा मैं वह नहीं था जिसने एल्डर डेविल को मारा था। भाग्य के कारण वह आकाशीय जेब में मर गया। साथी दाओ जायन बहुत अधिक विनम्र हैं। युवा महिला ने अपने चेहरे को ढके हुए बालों को एक सुंदर गति से हटाया और एक रहस्यमय आकर्षक मुस्कान बनाते हुए बोली, मुझे लगता है कि मैं यह विषय यहीं छोड़ देती हूँ, लेकिन मुझे मत बताइए कि एक मौलान दिव्य ऋषि मौलान डिवाइन सेज से भागना और एक जिन साम्राज्य जिन एम्पायर के डेविल सैक्ट एल्डर को मारना केवल अफवाहें थे। मैंने सुना है कि जिन साम्राज्य का राक्षस खेतीकार मध्य नेसेंट सोल चरण के चरम पर था। क्या ये सच है? जैसे ही जायन की नजर भटकी, महिला ने अपनी आस्तीन झाड़ी और जायन के सामने फूलों की सुगंध की एक धारा छोड़ी। जब उसने इसे सूंघा तो उसे अपने मन को आराम महसूस हुआ और उसे महिला के करीब महसूस हुआ। वह उसके सवाल का जवाब देना चाहता था, मोहिनी विद्या बविचमेंट टेक्निक्स, लेकिन कोई संकेत नहीं था। उसकी आंखें स्पष्ट थीं, लेकिन उसकी फूलों की सुगंध वाकई अजीब लगती है। जायन ने नेसेंट सोल को संघनित करने से पहले कई महिला खेतीकारों का सामना किया था जो मोहिनी विद्या में कुशल थीं। लगभग तुरंत उसने अपने आप में कुछ अजीब बात खोजी और महिला के छिपे हुए तरीकों का पता लगाया। हालांकि उसकी शांत आध्यात्मिक क्यू के उतार चढ़ाव ने संकेत दिया कि यह अजीब सुगंध का परिणाम था। साथी दाओ ब्राइटसेंट काफी कुछ जानती हैं। वे 2 घटनाएं केवल भाग्य का मामला थीं और उल्लेखनीय नहीं हैं। हालांकि मैंने अपने मार्शल भाइयों से साथी दाओ ब्राइटसेंट के बारे में भी थोड़ा सुना है। मैंने सुना है कि आपने 100 ब्लूम यांग स्प्रिंग आर्ट्स की खेती की है, एक अमूर्त तकनीक जो अकल्पनीय शक्ति के साथ दुश्मनों को निष्प्रभावी कर सकती है। क्या? ब्राइटसेंट की मुस्कान फीकी पड़ गई। साथी दाओ चेंग 100 ब्लूम यांग स्प्रिंग आर्ट्स की शक्ति के बारे में जानते हैं। हालांकि कई लोग उसकी खेती कला के बारे में जानते थे, लेकिन कम ही लोग इसकी वास्तविक क्षमताओं के बारे में जानते थे और शायद ही कोई इसे खेती करने में सक्षम था। जायन मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वह क्या कहने के बारे में सोच रहा था, उसका भाव बदल गया और उसने अचानक आकाश की ओर सिर उठाया। महिला ने जायन को देखा और उसकी नजरों का पीछा किया, लेकिन उसने केवल साफ आसमान देखा। महिला ने त्वरा से कुड़ा और भ्रम के एक निशान के साथ जायन की ओर देखा। हालांकि जायन महिला पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसका भाव और भी कठोर हो गया। एक पल में वह एक्सेंट्रिक पाए की ओर मुड़ा और जोर से चिल्लाया, साथी दाओ पाए, मुझे डर है कि कोई मिलने आया है। चलो बाहर जाकर उनका स्वागत करें। अन्य लोगों ने आश्चर्य के साथ इधर उधर देखा। एक्सेंट्रिक पाए विशेष रूप से हैरान दिख रहा था जब उसने सिर मोड़ा। एक मेहमान? वह कौन है? जायन ने एक आह भरी, लेकिन वह कुछ कह पाता इससे पहले एक्सेंट्रिक जिन का भाव बदल गया और उसकी नजर वहां मुड़ गई जहां जायन ने मूल रूप से देखा था। उसने घबराते हुए कहा, कोई आ रहा है, और उसके शक्तिशाली आध्यात्मिक क्यू के उतार चढ़ाव से वे एक देर से नेसेंट सोल खेतीकार होने चाहिए। जैसे ही एक्सेंट्रिक जिन ने बात पूरी की, एक गहरी और स्पष्ट आवाज ने जल्द ही आसमान को हिला दिया, ग्रेट ट्रुथ सेक्ट का मास्टर सनरीच मुलाकात के लिए आया है। क्या साथी दाओ पाए यहाँ हैं? तो यह मास्टर सनरीच हैं। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ क्यों आए हैं? एक्सेंट्रिक पाए और अन्य लोगों ने अलार्म के साथ एक दूसरे की ओर देखा, यह नहीं जानते हुए कि 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों में से एक क्यों आया है।
तीनों संप्रदायों ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। जायन ने अपनी ठोड़ को रगड़ा और विचारमग्न भाव पहना। हेवनली दाओ एलायंस और राइटियस दाओ का आपस में कोई अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन मास्टर सनरीच को इस यात्रा के लिए कोई बुरा इरादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी उपस्थिति को तब तक छिपाया नहीं था जब तक वह नहीं पहुंच गया था। इसने जायन को उसे दूर से आसानी से महसूस करने की अनुमति दी थी। चलो साथी, दाओ सनरीच का स्वागत करने चलते हैं। एक्सेंट्रिक पाए ने नेतृत्व किया और जल्दी से आगे उड़ गया। अन्य लोगों ने कोई इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि मास्टर सनरीच का उन्हें कोई नुकसान करने का मतलब था। वह जितना भी शक्तिशाली हो, उसे उन सभी का सामना करना मुश्किल होता। एल्डर्स मालिक मान्यता समारोह में और हिस्सा नहीं ले सके और वे सभी रोशनी की बाधा से बाहर निकले और संप्रदाय के विशाल गठन की सीमा की ओर चल पड़े। रास्ते में जायन ने महसूस किया कि ब्राइटसेंट उसमें काफी रुचि ले रही थी और कभी कभी उस पर नजर चुराती थी। जायन ने नतीजतन मन ही मन सिनकनी भरी। अगर महिला ने परेशान करना जारी रखा तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी कि वह उसे एक सबक सिखाए। जब वे विशाल गठन पर पहुंचे तो एक्सेंट्रिक पाया और उनके 2 जूनियर मार्शल भाइयों ने प्रतिबंध के माध्यम से एक रास्ता खोला, जिससे प्रकाश की एक लकीर अंदर आ सके। रोशनी धुंधला गई और एक मध्यम आयु वर्ग का दाओवादी पुजारी दाओस्ट प्रीस्ट प्रकट हुआ, जिसमें एक दिव्य उपस्थिति थी। जैसा कि जायन ने उसके निर्दोष रूप और उसकी पीठ पर पहनी लंबी तलवार को देखा, यह एक नज़र में स्पष्ट था कि वह मास्टर सनरीच था। जब मास्टर सनरीच प्रकट हुए तो सभी मौजूद खेतीकारों ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी नज़र उन पर से हटाकर जायन पर केंद्रित कर दी। मास्टर सनरीच ने मुस्कुराकर उन्हें एक हंसी के साथ पुकारा, साथी दाओ, जायन जैसा अनुमान था वैसे ही यहाँ हैं। जैसे ही मैं अपने संप्रदाय से निकला, मुझे जानकारी मिली कि आप 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन का दौरा कर रहे हैं और यहाँ भागे आए। क्या मास्टर सनरीच मुझसे मिलने आए हैं? जायन ने होंठ बांधे और एक अजीब भाव पहना। बिल्कुल सही, मास्टर सनरीच ने मुस्कुराते हुए कहा। इस नम्र दाओवादी को शी राज्य स्टेट ऑफ शीक में जरूरी काम थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये खबर मिलेगी कि भाई जायन सुरक्षित वापस आ गए हैं। जैसे ही मुझे ये पता चला, मैं बात करने के लिए यहाँ भाग आया। ऐसा लगता है जब मैं कुछ बाजार शहरों में जानकारी ढूंढ रहा था तो लोग थे जिन्होंने मुझे पहचान लिया था, लेकिन संयोग से साथी दाओ सनरीच बातचीत के लिए मेरी तलाश में नहीं भागे होंगे। जायन ने हैरान होकर पूछा। यह मामला समझाने में कुछ समय लगेगा। मास्टर सनरीच ने एक लंबी आह भरी और फिर एक मित्रवत चेहरा बनाया। फिर उसने विनम्रता से कहा, साथी दाओ, जायन और मेरे बीच बात करने के लिए कुछ मामले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तक को परवाह नहीं होगी। एक्सेंट्रिक पाए ने जबरदस्ती की मुस्कान बनाई और कहा, चूंकि भाई सनरीच साथी दाओ जायन से मिलने आए हैं तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। हम बस एक तरफ प्रतीक्षा करेंगे। स्वर्गीय दक्षिण के 3 महान खेतीकारों में से एक के खिलाफ, यहां तक कि अहंकारी एक्सेंट्रिक जिन भी अपनी शिकायतें व्यक्त नहीं कर सका। स्वाभाविक रूप से एक्सेंट्रिक पाया भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था और उसने अन्य खेतीकारों को जमीन पर उतरने के लिए पुकारा। सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लू लुओ ने एक दूसरे की ओर देखा, इससे पहले कि उनके चेहरों पर भ्रम का एक निशान प्रकट हुआ। लेकिन चूंकि पूर्ववर्ती ने पहले जायन की क्षमताओं को देखा था, उसे जायन के लिए कोई चिंता नहीं थी और वह तुरंत नीचे उतर गया। जायन ने जमीन पर उतरे खेतीकारों को देखा और फिर मास्टर सनरीच की ओर मुड़कर बोला, भाई सनरीच, किस बारे में बात करना चाहते हैं? आप कितने गंभीर दिख रहे हैं, मैं काफी रुचि रखता हूं। मास्टर सनरीच ने आराम से हाथ हिलाया, उनके चारों ओर एक ध्वनिरोधक बाधा साउंड प्रूफ बैरियर बनाते हुए। फिर जायन की जांच करने के बाद वह हंसा और बोला, मामले के बारे में बात करने से पहले मुझे साथी दाओ जायन को शैतानी घाटी में एल्डर डेविल की मूल आत्मा को संभालने के लिए धन्यवाद देना होगा। अगर दोनों राक्षस आत्माएं मिल गई होती तो मुझे डर है कि पूरा स्वर्गीय दक्षिण खतरे में पड़ जाता। जायन ने जवाब में मुस्कुराते हुए पूछा, क्या साथी दाओ सनरीच एल्डर डेविल की मूल आत्मा के ठिकाने के बारे में पूछना चाहते हैं? मास्टर सनरीच एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी संयम पुनः प्राप्त कर ली और कहा, साथी दाओ जायन वास्तव में बुद्धिमान हैं। हाँ, ये वही था जो मैं पूछना चाहता था। मास्टर सनरीच को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जायन ने जल्दी से जवाब दिया। भाग्य के एक मामले के कारण एल्डर डेविल की मूल आत्मा आकाशीय जेब के अंदर पूरी तरह से समाप्त हो गई। मास्टर सनरीच ने एक लंबी आह भरी और कहा, तो मुझे राहत मिली। आत्मा खंड को महसूस हो गया होगा कि मूल आत्मा मर चुकी है और इस भूमि में उसे मिली सजा के कारण वह वापस नहीं आने वाला। ये सुनकर जायन ने संदेह के स्वर में जिज्ञासापूर्वक पूछा, भाई सनरीच, राक्षस शरीर पर कब्जा करने वाला आत्मा खंड इतना शक्तिशाली था कि 3 देर से नेसेंट सोल खेतीकार भी उसे मारने में असमर्थ थे। क्या साथी दाओ ने एल्डर डेविल की क्षमताओं की वास्तविक शक्ति का अनुभव नहीं किया था? हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि राक्षस घाटी से भागने के बाद उसने कई नेसेंट सोल का सेवन किया। क्या राक्षस की बहाल हुई शक्ति इतनी विशाल थी? जायन ने आश्चर्य के साथ पूछा। तो साथी दाओ जायन को इसके बारे में अभी तक पता नहीं है।
मास्टर सनरीच ने गंभीरता से कहा, जब हमने एल्डर डेविल से लड़ाई की तो उसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं और उसकी खेती एक पूर्ण नए स्तर तक बढ़ गई थी, जो एक प्रारंभिक देवत्व परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन खेतीकार के बराबर शक्ति प्राप्त कर चुकी थी। अगर ये तथ्य न होता कि हमने उसे पहले से तैयार एक विशाल गठन में फंसाया था और दर्जन भर मध्य नेसेंट सोल खेतीकार गठन का समर्थन कर रहे थे, तो मुझे डर है कि हम राक्षस से निपटने में सक्षम नहीं होते। और उस समर्थन के बावजूद हमें अपनी जीवन शक्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमने एक सांस में लगातार गुप्त तकनीकों की एक श्रृंखला का उपयोग करके उसके 2 सिर और 3 भुजाएं काट दी, लेकिन अंत में वह फिर भी भागने में कामयाब रहा। जायन ने ये सुनकर अपना खून ठंडा महसूस किया। राक्षस की भयानकता को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आपको डर था कि वह अपनी मूल आत्मा के साथ विलय कर लेगा। अगर यह और अधिक शक्तिशाली होता तो स्वर्गीय दक्षिण में कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सौभाग्य से राक्षस जिन साम्राज्य जिन एम्पायर भाग गया। अब वह राक्षस उन्हें संभालने के लिए है। मास्टर सनरीच ने एक चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा। जायन ने मास्टर सनरीच की ओर देखा और उसके शब्दों में थोड़ी सी दुष्ट खुशी शार्डनफ्रॉइडर महसूस की। ऐसा लगा कि उसकी जिन साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं थी। जायन ने फिर विषय बदला और कहा, चूंकि मास्टर सनरीच ने एल्डर डेविल को उन चीजों में से एक बताया जिसके बारे में वे बात करना चाहते थे, तो आप किस अन्य महत्वपूर्ण मामले के बारे में बात करना चाहते हैं? ये सही है, एल्डर डेविल का मामला केवल एक गुजरी हुई बात थी। मास्टर सनरीच ने जायन की ओर देखा और खुश होकर कहा, मैं साथी दाऊजाइन को एक अलग मामले के लिए खोज रहा था, लेकिन पहले मुझे आपके मध्य नेसेंट सोल चरण में वृद्धि पर बधाई देने दीजिए। आपकी अत्यधिक प्रशंसा के लिए बहुत धन्यवाद। ये केवल मौके का परिणाम था, जायन ने विनम्रता से कहा। मैंने साथी दाओवेई से सुना है कि भाई जायन के पास गोल्ड लाइटनिंग बांस, गोल्ड लाइटनिंग बैम्बू से बना एक जादुई खजाना है और वे पौराणिक डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग पैदा करने में सक्षम हैं। क्या ये सच है? एक बार यह कहा गया, मास्टर सनरीच का भाव गंभीर हो गया। जायन ने अलार्म में आंखें सिकुड़ी और अचानक चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि उससे ये सवाल क्यों पूछा गया था, लेकिन एक क्षण के विचार के बाद उसने फैसला किया कि चूंकि डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग अब कोई रहस्य नहीं थी, इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। उसने अंततः सिर हिलाया और कहा, ये सही है, मेरे पास डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग से बने कई जादुई खजाने हैं। कृपया मामले के बारे में सीधे बोलें, मुझे घुमाकर बात करना पसंद नहीं है। अच्छा, मास्टर सनरीच अत्यधिक प्रसन्न दिखा और बोला, उस स्थिति में आप वही हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। इसका कारण, मैं इस बारे में यहाँ किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए बात नहीं कर सकता। मैं केवल साथी दाओ जायन को ये बता सकता हूँ कि इसमें स्वर्गीय दक्षिण की पूरी खेती की दुनिया शामिल है, विशेष रूप से वह विशाल अनाम भंवर नेमलेस वर्लपूल जो हाल ही में एंडलेस सीज में प्रकट हुआ था। जायन ने ये सुनकर अनजाने में त्वरा उठा। हालांकि उसे नहीं पता था कि मास्टर सनरीच का मतलब क्या था, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था और वह तुरंत संदिग्ध हो गया। मैं इन शब्दों से कोई मतलब नहीं निकाल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि आप मुझे खोजना चाहते थे, और आपको डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग की आवश्यकता क्यों है? मास्टर सनरीच ने नीचे दूसरों की ओर देखा और प्रस्ताव रखा, मैं केवल किसी महत्वपूर्ण काम के रास्ते में ड्रीम क्लाउड पहाड़ों से गुजरा था। परिणामस्वरूप मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। लेकिन क्या साथी दाओ जायन निकट भविष्य में 7 स्पिरिट आइलैंड्स की यात्रा करेंगे? वेई वुया, डेविल कॉन्कॉर्ड और मैं वहां होंगे। हम सभी आपको एक साथ विस्तृत स्पष्टीकरण देने में सक्षम होंगे। 7 स्पिरिट आइलैंड्स, क्या वे भंवर के पास प्रकट हुए 7 द्वीप हैं? जायन ने त्वरा सिकोड़कर पूछा। बिल्कुल सही, ये 7 द्वीप भंवर को घेरे हुए हैं और इनमें अविश्वसनीय गुणवत्ता की आत्माशिराएं स्पिरिट वेन्स हैं। परिणामस्वरूप हमने पिछले कुछ वर्षों से इन द्वीपों पर निवास किया है। ऐसा कहने के बाद उसने एक आह भरी और एक असहाय भाव पहना। जायन स्तब्ध रह गया और उसका मन सोचने लगा। मास्टर सनरीच के कहने से ऐसा लग रहा था कि 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकार 7 स्पिरिट आइलैंड्स पर रहने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे। वह इतना घमंडी नहीं था कि पहली बार में ही मास्टर सनरीच के निमंत्रण को ठुकरा दे। 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों को छोड़ दीजिए, वह उन विशाल महाशक्तियों के साथ दुश्मन बनने के लिए और भी अनिच्छुक था जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि जायन 7 स्पिरिट आइलैंड्स की यात्रा के लिए तब तक अनिच्छुक था जब तक कि वह मामलों से अनभिज्ञ था और उसने अनजाने में हिचकिचाहट महसूस की। चिंता न करें साथी दाओ जायन। जायन की हिचकिचाहट देखकर मास्टर सनरीच ने एक स्पष्टीकरण दिया, निमंत्रण में कोई हानिकारक इरादा नहीं है और न ही हम आपको किसी खतरे में डालेंगे। हम बस आपकी डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग का उपयोग करना चाहते हैं। अगर मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया होता तो आधे साल बाद स्वर्गीय दक्षिण के सभी मध्य नेसेंट सोल चरण के खेतीकारों को 3 महान स्वर्गीय दक्षिण खेतीकारों से 7 स्पिरिट आइलैंड्स पर मिलने के लिए निमंत्रण मिलेगा। अगर साथी दाओ जायन हमारी मदद करते हैं तो उन्हें बाद में जाने की जरूरत नहीं होगी।
एक क्षण की चुप्पी के बाद जायन ने एक अनिच्छुक स्वर में जवाब दिया, चूंकि मास्टर सनरीच ने ये कहा है, ऐसा लगता है कि मामला वास्तव में महत्वपूर्ण है। 3 महीने में मैं 7 स्पिरिट आइलैंड्स की यात्रा करूंगा। मास्टर सनरीच ने त्वरा से कोड़ा और पूछा, 3 महीने? मामला काफी महत्वपूर्ण है। क्या साथी दाव जल्दी आ सकते हैं? मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। जायन ने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी अभी ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट लौटा हूं और मेरे अपने महत्वपूर्ण काम है जिनका ध्यान रखना है। मैं तुरंत संप्रदाय से प्रस्थान नहीं कर सकता। कुछ हिचकिचाहट के बाद मास्टर सनरीच सहमत हो गए, ठीक है। 3 महीने चलेंगे, मुश्किल से। जब समय आएगा मेरे साथी और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और सच कहूं तो आप खुद के लिए कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने संप्रदाय के लिए कुछ फायदे पा सकते हैं। जायन की आंखें भटक गईं। जायन को इससे पहले कि वह मास्टर सनरीच ने क्या कहा, उन्होंने पहले ही विदा ले लिया और नीचे खेतीकारों को विदाई के कुछ शब्द जोर से चिल्लाकर बाहर निकलने से पहले विशाल प्रतिबंध से बाहर उड़ गए और 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन छोड़ दिया। जायन ने उनके द्वारा कहे गए आखिरी शब्दों के बारे में थोड़ा भ्रमित महसूस किया। हालांकि वह इस समय के लिए जवाब नहीं निकाल पाया और उसने मामले को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। ... उसी क्षण जायन 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के चारों ओर के पहाड़ों में से एक के ऊपर तैरते हुए एक्सेंट्रिक जिन का सामना कर रहा था। बाकी खेतीकार पड़ोसी पहाड़ की चोटी पर निरीक्षण कर रहे थे। क्या हमें वास्तव में एक लड़ाई में प्रतिस्पर्धा करनी होगी? साथी दाव जिनको पता होना चाहिए कि आपकी जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं हैं। ये सुनकर एक्सेंट्रिक जिन ने गंभीर भाव के साथ कहा, मैं एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर हूं। मैं चुपचाप अपने संप्रदाय के श्रेष्ठ स्थान और पहाड़ के संसाधनों के बड़े हिस्से को समर्पित नहीं कर सकता। इसके अलावा ये भी उल्लेखनीय है कि मैं उस प्रसिद्ध खेतीकार की क्षमताओं के बारे में काफी उत्सुक हूं जिसने थोड़े से 30 साल पहले नेसेंट सोल का संघनन किया था। अगर मैं हार गया तो हमारे संप्रदायों के बीच भविष्य में रैंकिंग प्रतियोगिताओं की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारा एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट उस समय से ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के सामने झुक जाएगा। ठीक है, चूंकि यही भाईजिन चाहते हैं, मैं आदर के साथ स्वीकार करता हूं। जायन मुस्कुराया और बिना कुछ और कहे उसने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली के ऊपर मुट्ठी के आकार की नीली लौ की एक गेंद बुलाई। एक्सेंट्रिक जिन ने भी और कुछ नहीं बोला। उसने अपना मुंह खोला और सुनहरी रोशनी की 3 लकीरें थूकीं। वे 3 समान सुनहरी तलवारें थीं जो केवल लगभग 1 इंच लंबी थीं। एक पल में उन्होंने उसके शरीर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और अचानक फुट लंबी रोशनी की लकीरों में फैल गईं। जब जायन ने इन उड़ने वाली तलवारों को देखा तो उसके हाथ में नीली अग्नि का गोला डगमगाया और फिर अचानक फट पड़ा। अग्नि गोले से एक आधा फुट लंबा नीली लौ का पक्षी फूट पड़ा और एक स्पष्ट चीख छोड़ी। जाओ! जायन ने चिल्लाकर एक्सेंट्रिक जिन की ओर इशारा किया। नीली लौ का पक्षी ने अपने पंख फैलाए और नीली रोशनी की एक लकीर बनाते हुए आगे बढ़ गया। जब एक्सेंट्रिक जिस ने ये देखा तो उसके उदास चेहरे पर अचानक क्रोध प्रकट हुआ। जायन ने कोई जादुई खजाना जारी नहीं किया, बल्कि हमले के लिए केवल एक अग्नि पक्षी भेजा। वह उसे काफी हद तक कम आंक रहा था। लेकिन एक्सेंट्रिक जिन का क्रोध जल्द ही एक मुस्कान से बदल गया और उसने एक ही झटके में जीत हासिल करने के इरादे से अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक को सक्रिय करने के लिए जल्दी से मंत्र मुद्राएं बनाईं। उसके सिर के ऊपर घूम रही 3 सुनहरी लकीरों में से प्रत्येक ने ड्रैगन की दहाड़ के समान आवाज निकाली और अचानक गायब होकर एक सुनहरे धागे में बदल गईं। यह न केवल बेहद पतला था बल्कि 10 मीटर लंबा भी था। फिर एक्सेंट्रिक जिन के सामने लगातार सुनहरी रोशनी चमकी, जिसके बाद और भी अधिक सुनहरे धागे प्रकट हुए। एक पल में 100 से अधिक सुनहरे धागे उसके सामने घने रूप से एकत्र हो गए। वे एक सुंदर प्रदर्शन में शानदार ढंग से चमक रहे थे। तलवार धागा परिवर्तन, स्वर्ड थ्रेड ट्रांसफॉर्मेशन। जायन की आंखों से एक ठंडी चमक फूट पड़ी और उसके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। हालांकि उसे पता था कि एक्सेंट्रिक जिन एक तलवार खेतीकार था, लेकिन एक पल में इतने सारे तलवार के धागे बनाना कुछ ऐसा था जो शायद ही कभी सुना गया था। वह वास्तव में एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर के अपने खिताब का हकदार था। जब दर्शक खेतीकारों ने एक्सेंट्रिक जिन को इस क्षमता का उपयोग करते देखा तो उनके भावों में झटका सा लगा। 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स एक दूसरे से बात नहीं रोक सके। स्प्रिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन। जितना बुरा उतना ही समझदार। वह एक ही निर्णायक झटके में लड़ाई खत्म करना चाहता है। मुझे लगता है कि साथी दाव जायन को अपनी लापरवाही के कारण थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां तक एक्सेंट्रिक जिन के साथ आए मध्यम आयु वर्ग के खेतीकार का सवाल था, उसके चेहरे पर खुशी का एक निशान प्रकट हुआ। लुलुओ थोड़ा हिल गया, लेकिन सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लेडी ब्राइटसेंट पूरी तरह से शांत थे। उसी क्षण एक्सेंट्रिक जिन ने जोर से चिल्लाते हुए अपने सामने के तलवार के धागों पर जादुई मुद्राओं की एक कड़ी छोड़ी। आत्मा की रोशनी बेतहाशा चमकी और तलवार के धागों ने एक विशाल सुनहरा जाल बुना, इससे पहले कि वे नीली लौ के पक्षी को ढांपने के लिए चले गए। सुनहरा जाल 40 मीटर से अधिक चौड़ा था और लौ का पक्षी केवल आधा फुट लंबा था।
दर्शकों के लिए ऐसा लग रहा था मानो पक्षी को अत्यधिक बल के साथ नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ उनके बाद हुआ वह उन्हें एक विशाल झटका था। जैसे ही नीली लौ के पक्षी और सुनहरे जाल ने संपर्क किया, एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी और रोशनी बेतहाशा चमकने लगी। लपटों से नीली रोशनी का एक कमल लोटस उभरा और धीरे धीरे मुड़ने और अपनी पंखुड़ियों को खोलने लगा। अनगिनत सुनहरे तलवार के धागों ने कमल के फूल को काटने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी हमले वापस खदेड़ दिए गए। उन्होंने केवल कमल के चारों ओर की रोशनी को लहराते हुए बनाया। जो खेतीकार स्प्रिंग थ्रेड एग्जीक्यूशन की तीक्ष्णता से परिचित थे, वे इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। एक्सेंट्रिक जिन इसे देखकर विशेष रूप से अविश्वास और क्रोधपूर्ण अलर्म से भर गया और उसने जल्दी से हाथों से तलवार तकनीक को आदेश दिया। कई तलवार के धागों ने चमक की एक श्रृंखला छोड़ी इससे पहले कि वे और भी पतले हो गए और चकाचौंध भरी चमक के साथ चमकने लगे। फिर उन्होंने नीली रोशनी पर एक और हमला शुरू किया, कमल के चारों ओर की रोशनी को काटते हुए और फूल के केंद्र पर सीधे प्रहार करने का रास्ता बनाया। लेकिन तभी कमल की पंखुड़ियां खिलने लगीं। ठंडी नीली धुंध की रोशनी कमल से बिखरने लगी और उसने अपने चारों ओर 60 मीटर की हर चीज को एक चकाचौंध भरी चमक में ढांप लिया। एक्सेंट्रिक जिन ने तुरंत महसूस किया कि उसकी उड़ने वाली तलवारों के साथ उसका संबंध टूट गया है। अपनी तलवारों की उपस्थिति के अभाव में घबराते हुए उसने झटके के साथ उस ओर देखा। थोड़ी देर बाद एक्सेंट्रिक जिन का भाव अत्यंत खराब हो गया। कमल बिना किसी निशान के गायब हो गया था और उसकी जगह नीली बर्फ का एक विशाल हिमनद ग्लेशियर ने ले ली थी। उसकी 3 उड़ने वाली तलवारें अंदर बंद थीं, थोड़ी भी हिलने में असमर्थ। बुरा है, एक्सेंट्रिक जिन ने शाप दिया और अपने भंडार पाउच पर थपथपाया, अपने हाथ में एक सफेद जेड पेंडेंट बुलाते हुए। लेकिन इसे सक्रिय करने से पहले उसने अचानक अपने पीछे से गरज सुनी। झटके में एक्सेंट्रिक जिन ने किनारे की ओर उड़ने की सोची, लेकिन उसे बचाने वाली रोशनी एक पल में आसानी से टूट गई। तुरंत बाद नीली लपटों से चमकता हुआ एक हाथ उसके कंधे पर दब गया और उसने महसूस किया कि उसके शरीर का आधा हिस्सा ठंडा होकर सुन्न हो गया है। साथी दाओ जिन, जैसा मैं देख रहा हूं, हमारी लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी एक ही चाल में पूरी तरह से प्रतिबंधित होने पर एक्सेंट्रिक जिन उदास हो गया, लेकिन उसने तुरंत कहा, जैसा कि अपेक्षा की गई थी, साथी दाओ जायन की क्षमताएं महान हैं। मैं हार मानता हूं। भाई जिन ने मुझे आसान रास्ता दिया। जायन मुस्कुराया और एक्सेंट्रिक जिन के कंधे को हल्के से थपथपाया इससे पहले कि अपना हाथ वापस खींच लिया। उस थप्पड़ के साथ एक्सेंट्रिक जिन ने अपने कंधे को गर्म महसूस किया और वह वापस सामान्य हो गया। फिर उसने घबराते हुए जल्दी से पीछे मुड़ा और जायन को उससे 3 मीटर दूर शांति से खड़ा देखा। एक अज्ञात समय में उसकी पीठ पर बिजली चमकते हुए चांदी के पंखों की एक जोड़ी प्रकट हो गई थी। एक्सेंट्रिक जिन ने एक लंबी आह भरी। जायन की हिमीर शक्ति का इतनी सूक्ष्मता के साथ उपयोग करने की आश्चर्यजनक क्षमता वास्तव में विश्वास से परे थी। हालांकि उसने सुना था कि जायन के मुख्य जादुई खजाने तलवारों का एक सेट था और ऐसा लग रहा था कि उसकी मुख्य खेती कला बर्फ गुण वाली नहीं थी। उसे यह अविश्वसनीय लगा कि एक गुप्त तकनीक जिसका जायन ने मामूली ढंग से उपयोग किया, इतनी शक्तिशाली थी। युवक जायन, तुमने मेरी सलाह का अच्छा उपयोग किया। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने जायन के दिमाग के पीछे से हंसते हुए कहा, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम्हारी मुख्य खेती कला बर्फ गुण वाली नहीं है। देखते हुए तुम सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स पर कितना अच्छा नियंत्रण रखते हो। कृपया मजाक न करें, वरिष्ठ। हालांकि सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स शक्तिशाली हैं, यह उस हद तक नहीं है कि जूनियर को अपनी खेती कला बदलनी चाहिए। जायन ने शांत भाव से जवाब दिया और अपने थंडरस्टॉर्म विंग्स को वापस ले लिया। फिर वह नीली रोशनी की एक लकीर बनाते हुए विशाल हिमनद की ओर उड़ गया। अपनी आस्तीन को आराम से लहराते हुए उसने नीली धुंध निकाली जिसने नीली बर्फ को भंग कर दिया, इसे वापस चमकते हुए नीले कमल के फूल में संघनित कर दिया। कमल फिर जायन की ओर उड़ गया और उसके माथे में प्रवेश करते ही गायब हो गया। जहां तक एक्सेंट्रिक जिन की 3 सुनहरी तलवारों का सवाल था, वे अपनी स्वतंत्रता वापस पा गईं और कमजोर रूप में उसकी ओर वापस उड़ गईं। हालांकि वे केवल थोड़ी देर के लिए नीली बर्फ में बंद थीं, उनकी आध्यात्मिक प्रकृति कमजोर हो गई थी, जिससे एक्सेंट्रिक जिन का दिल डूब गया। उसी क्षण जायन उस पहाड़ की ओर तैर गया जहां अन्य खेतीकार देख रहे थे। एक्सेंट्रिक जिन की उड़ने वाली तलवारों को सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स के कमल से प्रतिबंधित करने से लेकर थंडरस्टॉर्म विंग्स का उपयोग करके एक्सेंट्रिक जिन को सीधे रोकने तक, जायन की आसानी से प्राप्त जीत ने केवल एक पल का समय लिया, जिससे एक भव्य लड़ाई की उम्मीद करने वाले दर्शक निराश हो गए। हालांकि इस प्रदर्शन ने उन्हें जायन की क्षमताओं से भयभीत कर दिया। जायन का जादुई खजाना उपयोग करने से इनकार करने ने केवल उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच शक्ति के अंतर को और प्रदर्शित किया। जब जायन पहाड़ पर उतरा तो खेतीकारों ने चाहे जो भी मन में था उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही दाव जायन की क्षमताएं जितनी प्रत्याशित थीं, उससे कहीं अधिक गहरी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अफवाहों में था। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को ड्रीम क्लाउड पहाड़ों का नंबर 1 संप्रदाय बनने पर बधाई।
बोलने वाले निश्चित रूप से 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के एल्डर्स थे। हालांकि उनकी रैंकिंग सबसे नीचे चली गई थी, वे इसकी परवाह थोड़ा भी नहीं करते थे, बल्कि वे बहुत उत्साह के साथ बोले। जहां तक एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का सवाल था, उसका भाव बदसूरत हो गया, लेकिन जायन के शक्ति प्रदर्शन का सम्मान करते हुए उसे बधाई न देने के बावजूद केवल एक मजबूरी की मुस्कान बनानी पड़ी। जहां तक लेडी ब्राइटसेंट का सवाल था, आकस्मिक झटके के प्रदर्शन को छोड़कर वह पूरी तरह से शांत दिख रही थी। बेशक सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग और लू लुओ इस परिणाम से अत्यधिक प्रसन्न थे। इस लड़ाई ने संभवतः अगले 1000 वर्षों के लिए ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की स्थिति को अन्य दो संप्रदायों के ऊपर स्थापित कर दिया था। नेसेंट सोल एल्डर्स अब जायन के चारों ओर घेरे हुए थे और उनसे उन क्षमताओं के बारे में पूछ रहे थे जिनका उन्होंने अभी उपयोग किया था। हमेशा की तरह शांत दिखते हुए जायन ने सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स और थंडरस्टॉर्म विंग्स के बारे में केवल कुछ संक्षिप्त शब्द कहे। बेशक अन्य लोगों ने इस विषय पर आगे जाने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद एक सेंट्रिक जिन भी आकाश से नीचे उतरा। इस समय उसने अपनी संयम पुनः प्राप्त कर ली थी, मानो लड़ाई हुई ही नहीं थी, और वह मुस्कुराते हुए दूसरों के साथ बातचीत करने लगा। इस शांत संयम ने जायन को उसके प्रति थोड़ी सी प्रशंसा महसूल कराई। ड्रीमक्लाउड पहाड़ के संसाधनों के बंटवारे में बदलाव के साथ एक्सेंट्रिक लोगों ने अपने खेती अनुभवों का आदान प्रदान शुरू कर दिया और दुर्लभ सामग्रियों का व्यापार करने लगे जिनका उनके लिए कोई उपयोग नहीं था। हालांकि छोटे पैमाने पर व्यापार ने जायन की रुचि नहीं खींची, लेकिन उन्होंने उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, विशेष रूप से कुछ चीजें जिन्हें उसने अपनी खेती के दौरान नजरअंदाज कर दिया था। इसने जायन को यह विश्वास दिलाया कि उसे भविष्य में इन बैठकों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये उसकी खेती के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। दिन का अधिकांश समय बीत जाने के बाद बैठक समाप्त हो गई। जायन ने तब 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन के अर्थ लंग फायर भंडारों का दौरा करने की पहल की। आश्चर्यचकित होकर एक्सेंट्रिक पाया मान गए। जब जायन ने अर्थ लंग फायर की अथाह गहरी शिरा को देखा तो वह विचारों में डूब गया। काफी समय बीतने के बाद आने वाले खेतीकारों ने एक एक करके विदा ली और 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन से प्रस्थान किया। जायन और उनके वरिष्ठ मार्शल भाई ड्रिफ्टिंग क्लाउड पहाड़ों की दिशा में वापस उड़े, लेकिन रास्ते में लू लुओ ने सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग के साथ उत्साह के साथ आत्मा पत्थर खानों और अन्य दुर्लभ संसाधनों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के बारे में बात की। ये क्षेत्र एंशिएंट स्वॉर्ड सेक्ट और 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन दोनों के थे, लेकिन जल्द ही उनका एक हिस्सा ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को सौंप दिया जाएगा। हालांकि सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग लू लुओ के जितने उत्साहित नहीं थे, वे भी बहुत अच्छे मूड में थे। जायन इस विषय में रुचि नहीं रखता था और उन दोनों की बातें सुनकर केवल मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही वे संप्रदाय पहुंचने वाले थे, सीनियर मार्शल ब्रदर चेंग अचानक जायन की ओर मुड़े और बोले, जूनियर मार्शल ब्रदर जायन, ये सब आपकी वजह से है। हमारे संप्रदाय को शी राज्य स्टेट ऑफ शी का नंबर 1 संप्रदाय बनना कई पीढ़ियों के संप्रदाय के एल्डर्स का सपना रहा है। अब जब ये पूरा हो गया है, मैं अपने जीवन को पूरा मान सकता हूँ। जैसा कि मैंने आप दोनों के साथ चर्चा की थी, मैं ध्यान में अपनी जान त्यागने की योजना बना रहा हूँ। संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के पद के बारे में मैं इसे जूनियर मार्शल ब्रदर जायन को सौंप दूं तो कैसा रहेगा?